भले ही कम वक्त एक साथ बिताया था, पर जितना भी था वह अनमोल था। और कहते हैं ना, दिन नहीं, उन दिनों में गुजारे गए लम्हे मायने रखते हैं। उन लम्हों में आप कितने जिए थे वो मायने रखता है। फिर गुजरा हुआ कल हो या पल हो, सत ही होता है, क्योंकि वो गुजर चुका होता है। विक्रम अभी कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। उसने एक बार फिर पूरी हवेली की तलाशी ली, पर ताई और अबरार बहुत शातिर थे। उन्होंने कोई सबूत, कोई सुराग नहीं छोड़ा था जिससे वो उन तक पहुंच सकें। बाहर आए तब भी वो एरिया सुनसान ही था, जिससे ये पता लगाना मुश्किल था कि वो कहाँ जाते थे या कहाँ हैं। उधर तरुण ने कालू के पोस्टर भी वांटेड करके प्रिंट करवा लिए और हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दिए। अनीता और भारती भी पूरी तरह से केस में जुटी हुई थी। वहीं कमल भी हर कोशिश कर रहा था, हर उस इन जगह जाकर देखता जहां उसके मिलने के चांसेस होते। लीलन ने मारपीट के बाद बहुत बड़ी बात उगली थी कि कालू हर रोज़ लड़कियां कपड़े की तरह बदलता है, इस हिसाब से उसके मिलने के चांसेस भी किसी कोठे पर ही ज़्यादा थे। अब विक्रम का दिल दहलने लगा ये सोचकर कि कहीं पल्लवी, उसमें अब और ज़्यादा जुनून भर गया था कि कालू के पहुंचने के पहले ही वो पल्लवी तक पहुंच जाए और उससे उसकी हिफाजत कर सके। अब उसे तरुण की बात सही लग रही थी कि उसे उसके साथ ना उलझ कर पल्लवी को रोकना चाहिए था और सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। और तो और उसे जब वो उसके पास पुरानी हवेली जाता तभी कह देना चाहिए था, ताकि वो भी सुरक्षित रहती और विक्रम भी कालिया की गैंग को जल्दी पकड़ लेता। अब उसे पल्लवी के लिए बहुत डर लग रहा था कि कहीं उसकी गलतियां पल्लवी को एक बार फिर शिल्पा न बना दें। वो इसी सोच में पिघला जा रहा था, चिंता में घुलता जा रहा था और दुआएं किए जा रहा था। पर कहते हैं ना, हर चीज़ अपनी तय सीमा पर ही होती है। शायद वो वक्त भी पहले से ही निर्धारित किया गया था। अब गुजरते दिनों और बढ़ती नाकामी के साथ विक्रम कमज़ोर पड़ गया था। वह अफसोस भरे शब्दों में राजन को कहता कि काश उन्होंने नगमा और पल्लवी से नई हवेली के बारे में कुछ तो पूछा होता, तो आज हाथ पर हाथ रखे ना बैठे रहना पड़ता। पर किस्मत को शायद यही मंजूर था, जिस वजह से वो उनकी पहुंच से इस तरह दूर थे, जहां का पता उनके पास नहीं था। राजन भी मन मसोस कर रह जाता था। उसने भी तो नगमा से इस बारे में कभी कोई बात नहीं की थी। यही तो उन दोनों की सबसे बड़ी गलती थी। वहीं पल्लवी भी विक्रम को भूल पाने में नाकाम रही थी। दिल की गहराइयों में जो शख्स जाकर बैठ जाए उसे भूल पाना नामुमकिन होता है। फिर वो शख्स था जिसे खुदा ने एक ही बनाया था, और वो भी पल्लवी के लिए ही। जिस्म के धंधे में उतरी लड़की को जब कोई इतनी इज्जत दे, उसे तोहफे में हर बात में सिर्फ इज्जत दे, फिर वह मर्द तो नायाब मर्द ही होगा ना। उसे ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगी थी, क्योंकि विक्रम ने उसे उस खूबसूरती से वाकिफ़ करवाया था और वो रंगीन ख्वाब दिखाए थे जिन्हें देखने की इजाज़त धंधे वाली लड़कियों को कभी नहीं होती। पल्लवी ने तो सपने में भी ये नहीं सोचा था कि कोई इतना मासूम शख्स धोखा करना भी जानता है। वो तो उसके बारे में सब जान गई थी, पर उसकी कहानी, उसकी बातें, उसके जज्बात तो अनकहे ही रह गए थे। पल्लवी पूरे दिन भले ही सख्ती या नफरत का लिबास ओढ़े रखती, पर अकेलेपन में इंसान अपनी असली शख्सियत से अवगत तो हो ही जाता है। यही पल्लवी के साथ हुआ था। उसके ख्वाब में और हकीकत की दुनिया में उसकी आंखें बस विक्रम को ही तलाश थी। कहीं ना कहीं दिल अब भी उसके बेगुनाह होने के सबूत संजोए बैठा था। वो बेहोशी की हालत में भी इंतज़ार ही करती कि शायद कभी तो विक्रम आएगा और आकर अपने पाक किरदार होने की सफाई देगा। पर यह इंतज़ार बेबुनियाद था, ये भी वो बखूबी जानती थी। इसीलिए भगवान से शिकायतें करती और वापस पहुंच जाती विक्रम के साथ बिताए गए लम्हों में। विक्रम भी जब इन्वेस्टिगेशन के काम से बाहर जाता तो किसी भी मंदिर, मस्जिद या दरगाह पर उसके मिल जाने की दुआएं पढ़ता, क्योंकि उसे उसके प्यार का एहसास भी तो इसी जगह पर आकर हुआ था। पर जब खाली हाथ लौटता तो सीने के भीतर तक दिल चीर कर रख देने वाली तड़प उठती। और उस वक्त वो अकेलेपन में एक ही गाना सुनता, जिसके शब्द कुछ इस प्रकार थे। कहता है जिंदगी तू क्यों मुझ में फिर मिलता नहीं, देता है ऐसा सफ़र क्यों है मंजिलें जिनकी नहीं। कह दे खुदा है कैसा खुदा जब तू मेरे कुछ देता नहीं। हाँ कोई तो वजह होगी जो यूं है मजबूर तू भी कहीं। फिर पल्लवी को शिद्दत से याद करता और जाने कितनी सिगरेट एक साथ फूंक देता। उसमें से उठता धुआं कभी पल्लवी की तस्वीर बनाता तो कभी उसके दूर जाने की। इस तरह सिगरेट के साथ साथ वो भी रफ्ता रफ्ता सुलगता जाता। म्यूज़िक प्लेयर यूं ही रात भर अपने दर्द भरे गाने बजाता रहता। जितना तलाशूं तू मिलता नहीं, ये फितरत तेरी तू बदलता नहीं। तू बता ऐसे अपनी मर्जी क्यों चलाता है तू, जीते जी यूं जलाता है तू। रात से दिन और दिन से 2 हफ्ते निकल चुके थे। दिन घट रहे थे पर बढ़ रहा था विक्रम पल्लवी का अनकहा प्यार।
और उनके बीच आई ये दूरियां ये सुबह पल्लवी के लिए मौत का पैगाम लाई थी, क्योंकि उसे आज ही पता चला था रघुनाथ के नापाक इरादों के बारे में। जब पल्लवी तैयार हो रही थी और उसने घुटने तक की वन पीस ड्रेस पहनी, आईने में खुद को देख रही थी, उसे अब भी विक्रम की बात याद आई। कपड़े वही पहना करें जिनमें आप सहज हों। अब से आप छोटे कपड़े नहीं पहनेंगे। शीशे में विक्रम का अक्स नजर आता, जो अब भी उसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए बड़े हक से रोक रहा था। तभी उसकी आंख से काजल से सना एक आंसू लुढ़क कर बाहर आ गया। रघुनाथ अचानक ही उसके एकदम करीब आ गया और उसके गाल पर आंसू पहुंचने के बहाने उंगलियां फिराने लगा। पल्लवी को उसका छूना पसंद नहीं आया तो वह दूर हटने लगी, पर तभी रघुनाथ ने फुर्ती से उसकी गोरी खुली कमर में हाथ डाल लिया। पल्लवी ने उसकी इस हरकत पर उसे तमाचा जड़ दिया। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी नगमा आ गई और उसने उसे उसकी इस हरकत पर खूब लताड़ा भी। पर रघुनाथ तो इस कदर भड़का हुआ था कि मरने मारने पर उतारू हो गया था और बातों में ही उसके मुंह से शादी की बात निकल गई। उसके इन इरादों को जानकर पल्लवी बिल्कुल डर गई, क्योंकि भले ही अबरार और रघुनाथ दोस्त थे, पर वो अबरार से भी ज़्यादा होशियार और ख़तरनाक था। उसे जब कोई चीज़ चाहिए तो वह उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ये उसने उसी शाम तक साबित भी कर दिखाया। पल्लवी को कस्टमर के कमरे में जाता देखकर उसे नशे की दवाई पिलाकर धोखे से बाहर ले गया। तब नगमा ताई के पास थी और अबरार भी उन्हीं के साथ था। ये मौका वो गंवा नहीं सकता था। उसने उसे उसी वक्त अगवा कर लिया और उसे किसी सुनसान जगह लेकर भाग गया। फिर किसी से मिलने के लिए होटल के लिए निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कालू के मोबाइल नंबर की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई थी। वो कल रात से ही मुंबई के किसी होटल में ठहरा हुआ था। तरुण सारे होटल्स में चेक करने लगा। तभी अचानक विक्रम की रिस्ट वॉच में कोई सिग्नल आने लगे। विक्रम ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, पर राजन ने उससे जब इसके बारे में पूछा तो उसके दिमाग की घंटी बजी। भाई, ये तो किसी लोकेशन के बारे में सिग्नल आ रहे हैं जो आपके लॉकेट में फिक्स एक ट्रैकर से आते हैं। लॉकेट? विक्रम याद करता हुआ बोला, ओ गॉड, वो लॉकेट तो उसकी मौसी ने विक्रम को दिया था। उसके पुलिस की भर्ती में जाते वक्त उन्हें उसकी बेहद फिक्र रहती थी और इस नौकरी में डर भी लगा रहता था कि उसे कुछ हो ना जाए, या अगर वो किसी मुसीबत में भी फंस जाए तो वो लॉकेट उसे ढूंढने में मदद करेगा। व्हील लेटर के बीच बड़े ध्यान से फिक्स करवाया गया था, जिससे वो किसी को नज़र भी ना आ सके और उसकी सेफ्टी भी रह सके। विक्रम को भी याद आया जब बार में राजन ने ज़बरदस्ती उसे पहली बार शराब पिलाई थी और नशे में वो पहली बार ही पल्लवी के पास गया था। तब शायद वो वहीं गिर गया था और अगले दिन विक्रम को मिला नहीं। पर इतने दिन में इतना सब हो गया कि विक्रम का ध्यान बिल्कुल भी उस तरफ गया ही नहीं। पर यह सबसे बड़ी मदद हुई थी, क्योंकि ये लॉकेट पल्लवी के पास ही था और इतना तो विक्रम भी जानता था कि पल्लवी के दिल में विक्रम के लिए अब भी फीलिंग्स होंगी। तभी तो वो ये लॉकेट फेंक नहीं पाई और अब वो लोकेशन भेज रहा है। राजन, आई लव यू यार, विक्रम उसके गले लगकर बोला। क्या हुआ भाई? वहीं राजन हैरत में था। पल्लवी मिल जाएगी अब हमें, उसकी खुशी उसकी आवाज़ में शुमार थी। वाट? कैसे? राजन खुशी और हैरत के मिले जुले भाव से बोला। तुझे याद है ना, मौसी ने मुझे लोकेशन ट्रैकर वाला लॉकेट पहनाया था। विक्रम उसे याद दिलाकर बोला, हाँ मुझे पता है, ये सिग्नल्स उसी के हैं। राजन को सब नॉर्मल लगा। डफर, वो लॉकेट पल्लवी के पास ही है, अब हम उन तक पहुंच पाएंगे। विक्रम के इतना कहते ही तभी तरुण की कॉल आ गई। सर, कालू की लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। विक्रम ने जब लोकेशन मिलाई तो कलेजा मुंह को आ गया। दोनों लोकेशन मैच हो गई थी। ओ गॉड, नो नो नो, विक्रम सिर पकड़ बोला। अब क्या हुआ भाई? राजन, कालू की लोकेशन पल्लवी की लोकेशन से मिल रही है। इसका मतलब वो? नो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इस बार बिल्कुल नहीं। उस कालू की हस्ती मिटा दूंगा, पर उसे पल्लवी तक नहीं पहुंचने दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं। विक्रम एक एक शब्द चबाते हुए बोला। चल, वो रिवॉल्वर लेकर फुर्ती से निकल गया। राजन भी ऊपर देखकर हाथ जोड़कर उसके पीछे हो लिया। उधर नगमा जब ऊपर गई तो उसे पल्लवी नहीं मिली। पूरी हवेली छान मारने पर भी नहीं मिली तो रघुनाथ का चेहरा ही याद आया कि जरूर उसी ने कुछ किया है। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने इतने हफ्तों में आज राजन को फ़ोन किया। वो ये करना नहीं चाहती थी, पर अब बात पल्लवी पर थी। वो गुमशुदा थी। ताई ने बात को दबाने का सोचा और सबको मुंह बंद रखने को कह दिया, पर नगमा ऐसा कैसे कर सकती थी? उसे अब पुलिस के पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिला था, तो किसी और थाने जाने से उसने राजन और विक्रम से मदद मांगनी ही बेहतर समझी। बीच रास्ते में राजन का फ़ोन बजा। उसने एक बार तो रिसीव ही नहीं किया, क्योंकि अननोन नंबर था। पहले वाले नंबर तो नगमा ने पल्लवी के कहने से और अबरार के डर से बदल लिए थे।
ताकि राजन उन तक ना पहुंच पाए। या अल्लाह, फ़ोन उठा लो राजन, वरना ज़िंदगी भर का अफसोस रह जाएगा। वो फ़ोन पर ही बोले जा रही थी। उसकी दुआ इतनी सच्ची थी कि राजन ने दूसरी बार में फ़ोन उठा लिया। अपना नाम सुनकर राजन ने फ़ौरन गाड़ी पर ब्रेक लगाया। विक्रम हड़बड़ी में आगे की तरफ झुक गया। नगमा। राजन के मुंह से नगमा का नाम सुनकर विक्रम ने तुरंत उससे फ़ोन ले लिया और हड़बड़ाकर बोला, माधुरी, पल्लवी, पल्लवी कहाँ है? विक्रम की आवाज़ में पल्लवी के लिए तड़प महसूस की जा सकती थी। नगमा को पल्लवी के लिए दुख हुआ कि वो किस इंसान को धोखेबाज ठहरा रही थी। बोलो माधुरी, कहीं देर ना हो जाए, इस बार वो चिल्लाया। विक्रम, वो रोने लगी। बताओ कुछ, तुम लोग हो कहाँ? राजन आ रहा है लेने। डोंट वरी, वो रेड मारने के इरादे से नहीं आएगा। वो सब बाद में देखेंगे, पर अभी मुझे पल्लवी के बारे में बताओ, मैं पहुँचता हूँ। विक्रम की आवाज़ में ऐसी जल्दबाजी थी जैसे पता मिलते ही वो हवा की रफ्तार से पल्लवी तक पहुँच जाएगा। विक्रम, पल्लवी अगवा हो गई है। नगमा डूबी हुई आवाज में बोली। वाट? किसने किया उन्हें किडनैप? रघु, अबरार का दोस्त, उससे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है। इसी मकसद से ले गया है। तुम्हारी ज़रूरत है उसे, वो सुबकते हुए बोली। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उन्हें। ये एक भाई का वादा है अपनी बहन से। बस तुम राजन के साथ आ जाना। उसने फ़ोन रखा और गाड़ी से उतर गया। राजन, मैं कैब से तरुण के बताए गए होटल तक पहुंच जाऊंगा। नगमा के लोकेशन भेजते ही तुम गाड़ी लेकर नई हवेली जाओ। मैं कमल को भेज देता, पर वो मुझे होटल में ही मिलेगा। और तरुण को शामिल करना मतलब उन सबको खो देना। विक्रम जल्दी जल्दी में इंस्ट्रक्शन दे रहा था, क्योंकि राजन की नादानी की वजह से पहले भी वो उन दोनों को खो चुका था। भाई, मैं इस बार कुछ गलत नहीं करूँगा। बहुत सेफ्टी से लाऊंगा आपकी बहन को। बस आप भाभी को ले आना। विक्रम राजन की इस बात पर उसके कसकर गले लगकर आगे बढ़ गया। उधर नगमा ने भी नई हवेली के बारे में बता दिया था। विक्रम सड़कों पर पागलों की तरह भागी जा रहा था। वो इतनी जल्दबाजी में था कि उसे कैब लेने तक का होश नहीं रहा। उसे बार बार पल्लवी का चेहरा दिख रहा था, जो उसे मदद के लिए पुकार रहा था। अगर आज वो वक्त रहते नहीं पहुंचा तो वो उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। और रघुनाथ जाने उसके साथ क्या करेगा। हजारों गलत बातें उसके दिमाग में आए जा रही थी। इसी तरह वो गिरता पड़ता रास्ते से जा रहा था और कहे जा रहा था, पल्लवी, इस बार विक्रम रघुवंशी आपको कुछ नहीं होने देगा और आपको इस गंदी दुनिया से कहीं दूर ले जाएगा, बहुत दूर। वहीं पल्लवी को अब होश आया। उसे सब धुंधला सा दिख रहा था। बस दो लोगों की बातचीत सुनाई दे रही थी। अधखुली आंखों से देखा तो रघुनाथ खड़ा था और सामने एक बंदा और था। वो उसके लिए अनजान था, जो रघुनाथ को कुछ पैसों की गड्डियां थमा रहा था। फिर किसी बात पर दोनों की बहस हुई। फिर आखिरी बात पर दोनों अपनी गंदी हंसी हंसने लगे, जिस बात को सुनकर पल्लवी की रूह कांप उठी। चल झगड़ मत, दोनों बारी बारी कर लेते हैं। अब पल्लवी की खुद पर नजर गई। वो उसी वन पीस ड्रेस में लेटी हुई थी। उसके हाथ उसी के दुपट्टे से बंधे थे जो विक्रम ने उसे दिया था। वो अपने मुंह से कुछ भी कह पाने में नाकाम थी, क्योंकि उसका मुंह बंद था। वो बस हाथ पैर हिला रही थी। उसकी आहट सुनाई देकर वो दोनों पलटे और गंदी हंसी हंसते हुए अपनी शर्ट खोलने लगे। पल्लवी को उनकी हैवानियत अब साफ आंखों से नजर आ रही थी। उसके घुटन भरे शब्दों की चीख उसकी आंखों से आंसुओं के जरिए बह रही थी। वो दबी आवाज में चीख रही थी, पर वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। रघुनाथ उसके चेहरे पर हाथ रेंगता हुआ उसकी गर्दन तक पहुंच गया और दूसरा बंदा पल्लवी के नाजुक बदन को सहला रहा था। पल्लवी को अब उनकी गंदी छुअन असहनीय महसूस हो रही थी। उसने पूरी हिम्मत लगाकर उन्हें धकेलना चाहा, पर वो उस पर हावी थे, जिस वजह से वो उसके हाथ खुल गए। अब उसने मुंह की पट्टी भी उतार फेंकी। इस बार वो दबी आवाज में नहीं, बल्कि खुलकर चिल्लाई, और मदद के लिए उसके दिल की गहराइयों से सिर्फ एक ही आवाज आई, विक्रम। ये चीख उसकी रूह से निकली थी। उसे खुद पता नहीं था कि उसके दिल ने इतनी बड़ी मुसीबत में उस शख्स का नाम ही क्यों पुकारा, जिससे उसका कोई वास्ता नहीं। पर दिमाग इस चीज से अनजान था कि राब्ता तो रूह से होता है। तभी तो रूह की तरफ ने विक्रम को ही बुलाया था, जैसे वो कैसे भी जमीन आसमान एक करके उसके पास पहुंच ही जाएगा। दिमाग उसकी इस हरकत पर उसकी खिल्ली उड़ा रहा था, पर दिल फिर भी अपनी बात पर अडिग था। उसे चीखता देख दूसरा आदमी बेहद गुस्से से आगे बढ़ा और उस पर थप्पड़ों की बौछार करने लगा, साथ ही भद्दी गालियां देने लगा। अब वो उसके हाथ पकड़े खड़ा था। रघु की जल्दबाजी की वजह से पल्लवी की ड्रेस फट चुकी थी। वो आगे कुछ भी कर पाता, इतने में धड़ाक से दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। दोनों ने उसी तरफ नजर घुमाई। सामने विक्रम था, आंखों में अंगारे लिए, दोनों हाथों की मुट्ठियां कसे हुए, चेहरे पर बेतहाशा नफरत और गुस्सा लिए। पल्लवी को अपने सामने इस तरह इस हालत में देखना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। वो फौरन गया और अपनी जैकेट उतारी। वो उसे कवर कर पाता उससे पहले ही रघुनाथ और वो दूसरा शख्स उससे भिड़ पड़ा।
विक्रम बिजली की फुर्ती से उन्हें पछाड़े जा रहा था, उन्हें मारे जा रहा था। कोई सोफे पर गिरता तो कोई टेबल से टकराता। इन सब में विक्रम ने दूसरे शख्स का चेहरा देख लिया था। ये कालू था, माधुरी का रेपिस्ट। वो आज भी उसी तरह पल्लवी पर हावी था, जिस तरह उस दिन माधुरी पर था। उसको इस तरह पकड़ा हुआ था जिससे वो बेबस लाचार सी पड़ी उनका शिकार होती जा रही थी। और सामने विक्रम दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। उसकी शक्ल और उस दिन की घटना याद आते ही उस पर विक्रम को दुनिया जहान का गुस्सा आया। वो उसका कॉलर पकड़कर उसे दीवार से मारने लगा। वो उसे लगातार लात घूंसों से धोए जा रहा था। उसके मुंह से खून बहने लगा था। वो भी हट्टा कट्टा था और विक्रम को बराबर मारे जा रहा था। इस बीच विक्रम भी जख्मी हुआ था। पीछे से रघुनाथ विक्रम पर होश से हमला कर पाता उससे पहले कमल आ गया और उसे अरेस्ट कर लिया। कालू तो विक्रम की मार से जख्मी सा होकर सोफे पर पसर गया था। अब विक्रम ने पलटकर पल्लवी पर नजर डाली। वो बेबस सी बंधी हुई उसी को देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू किसी दरिया की तरह बहे जा रहे थे। विक्रम ने फर्श पर गिरी अपनी जैकेट उठाई और पल्लवी के इर्द गिर्द लपेट दी। आखिर में पल्लवी कुछ कहने के पहले ही बेहोश होकर विक्रम की बाहों में झूल गई। विक्रम के जिस्म से तो जैसे जान ही चली गई थी। उसे ऐसे देखकर यूं लगा जैसे विक्रम के हाथों में ही सब रुक सा गया था, वक्त थम सा गया था। साथ साथ विक्रम की सांसें भी। उसके सामने जो लेटी थी वो लड़की नहीं बल्कि विक्रम की जिंदगी बन चुकी थी। इस बात का एहसास उसे बीते दिनों की कुछ दूरियों ने ही करवाया था। विक्रम की बाहों में पल्लवी बेसुध सी लेटी थी। ऊपर से उसके कपड़े फट जाने की वजह से उसके खुले कंधे नजर आने लगे थे और बदन पर नाखूनों के बने निशान विक्रम को धिक्कार रहे थे कि उसने कितनी देर कर दी थी। विक्रम ने पल्लवी को अपने चौड़े सीने में समेट लिया, जैसे वो उसे पूरी दुनिया की बुरी नज़रों से बचा कर रख सके और उसके साय में वो महफूज रहे। पर तभी अधमरे से पड़े कालू को होश आ गया। उसके उठने से पहले ही कमल भी आ गया था, जो नीचे रघुनाथ को गाड़ी में डालने गया था। विक्रम और पल्लवी को ऐसी हालत में देखकर उसने कह दिया, सर आप मैम को कैब से ले जाइए। पर कैब ने इंतज़ाम करवा दिया है, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं इसे ले जाऊंगा। कमल ने आश्वासन देकर कहा। विक्रम हाथ जोड़कर उसे शुक्रिया करने लगा। थैंक यू सो मच कमल। अरे सर ऐसे करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। विक्रम की आंखें पहले ही भर चुकी थी पल्लवी को ऐसे देखकर। फिर कमल की नेकदिली के आगे तो वो और ज़्यादा भावुक हो गया था। वो पल्लवी को अपनी गोद में उठाकर सीढ़ियों से ही उतरकर ले जाने लगा। उसे लगा जैसे लिफ्ट उसके जितना जल्दी नहीं चल सकेगी। वो दो चार सीढ़ियाँ उतरकर आगे बढ़ रहा था और होटल के दरवाजे पर ही कैब खड़ी थी, जिसमें हिफाजत से पल्लवी को बैठाकर उसे लेकर चला गया। दूसरी तरफ राजन नगमा की लोकेशन मिलते ही नई हवेली पहुंच गया था। नगमा ने आज बहुत हिम्मत दिखाई थी। वह अबरार और ताई को एक कमरे में बंद करके निकल गई। पर हॉल तक आते आते जूही ने देख लिया था। उसके कुछ कहने के पहले ही नगमा बोली, इस कैद से आज़ादी दिलवाने के लिए ही यहाँ से जा रही हूँ। बहुत जल्द आप सब भी बाहर होंगी। फिर फुर्ती से पिछले गेट को बाहर से लॉक करती हुई चली गई। राजन बाहर ही खड़ा था। नगमा इतने दिनों बाद उसे अपने सामने पाकर जज्बाती होकर उसके गले लगकर रो पड़ी। राजन की आंखें भी नम हो गई थी। पर यह वक्त इन सब का नहीं था। राजन ने उसके आंसू पोंछे और हाथ थाम कर कहा, अब आपके दुख के दिन ख़त्म ही समझिए। अब मैं आपको कभी भी रोने नहीं दूंगा। नगमा नम आंखों से भी मुस्कुरा गई और उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। उधर विक्रम को बहुत वक्त लग रहा था। कैब ड्राइवर बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहा था। विक्रम जिस हिफाजत से उसे लेकर बैठा था उससे वो शायद पल्लवी को देखने की कोशिश में था। विक्रम का पारा पहले ही चढ़ा हुआ था। उसकी ऐसी हरकतों से अब तो वो और गुस्से में आ गया। उसने फौरन अपनी रिवॉल्वर निकाली और ड्राइवर की खोपड़ी में लगाकर बोला, अब की बार पीछे मुड़ा तो जिंदगी में कभी मुड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा। विक्रम की भारी भरकम आवाज से वो सकपका गया और डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? एसीपी विक्रम रघुवंशी, ऑन ड्यूटी हूँ। चुपचाप सामने देखकर गाड़ी चला। विक्रम इस तरह बोला तो वह हिला तक नहीं। अगली सुबह वो पहुंच गया था। पल्लवी को गोद में उठाकर उसने किसी घर की बेल बजाई, पर कोई नहीं आ रहा था। उसने गुस्से में लगातार बेल बजानी जारी रखी। तब एक लेडी उनिंदी सी उठती हुई आई। सामने विक्रम को देखकर उसकी नींद ही उड़ गई। वो हक्की बक्की सी कभी उसे देखती तो कभी उसकी बाहों में झूलती पल्लवी को। विक्रम, तू तू आ गया बिना बताए ही इतनी सुबह सुबह, और ये लड़की कौन है? उन्होंने सवालों की एक साथ झड़ी लगा दी थी। मौसी आप अपनी इन्वेस्टिगेशन बाद में कर लेना, अभी जल्दी से रूम खाली करो इनके लिए। विक्रम उन्हें जल्दी से बोलकर आगे बढ़ गया। पर बेटा हुआ क्या है? कौन है ये? वो पीछे आती हुई सवाल पूछे जा रही थी। विक्रम ने रूम का दरवाज़ा खोला और पल्लवी को एहतियात से बिस्तर पर लेटा दिया। उसे कंबल ओढ़ाकर बाहर निकला।
हेलो राजन, कहाँ रह गया तू? जल्दी आ। वो फ़ोन निकाल कर बोला। उसकी मौसी को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। पहले विक्रम, फिर राजन। वो पूछी बैठी, क्या राजन भी आ रहा है? अब तू बताएगा मुझे कुछ? विक्रम कुछ कहता उससे पहले राजन आ गया था नगमा को लेकर। मौसी ने जब उसकी तरफ देखा तो देखती रह गई। सादे से सलवार कमीज में खड़ी वो एक खूबसूरत लड़की थी जो नई जगह में असहज दिख रही थी और बार बार विक्रम और राजन को देख रही थी। तुम दोनों को मैंने मजाक में कहा था कि बहुओं के साथ लौटोगे, क्या तुमने तो सच में ही कर दिखाया। वो अब झंझना कर बोली, मम्मा आप भी ना एम्ब्रेस कर रही हैं। राजन उन्हें आंखें दिखाकर बोला, विक्रम पल्लवी कहाँ है? कहाँ मिली वो? ठीक तो है ना? नगमा को पल्लवी की फिक्र थी। माधुरी वो रघुनाथ के साथ ही थी। होटल के रूम में एक और बंदा था, उन्होंने उनके साथ। विक्रम ज़्यादा कह ही नहीं पाया था। या अल्लाह, मेरी जान ठीक तो है ना? वो कमरे की तरफ चली गई। विक्रम राजन भी उसके पीछे हो लिए। इन सब में मौसी चकरा गई थी। वो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भी पीछे चली गई। नगमा पल्लवी को देखकर ही उससे लिपट कर रो पड़ी। उठ मेरी जान। विक्रम उसके पास आ गया। ये बेहोश हो गई थी, अब तक होश नहीं आया। नहीं विक्रम, इसे नशे वाली दवाइयाँ दी हैं उस रघुनाथ ने। इससे शादी के लिए उठा ले गया था वो। वाट? विक्रम भौचक्का रह गया था। राजन डॉक्टर को बुला जल्दी। विक्रम का बदला अंदाज मौसी को बहुत कुछ समझा रहा था। राजन ने फ़ोन किया और डॉक्टर को बुला लिया। थोड़ी देर में डॉक्टर आई तो नगमा उनके साथ ही थी। विक्रम राजन और मौसी के साथ बाहर चला गया। विक्रम इमोशनल होकर उनके गले लग गया। विक्रम क्या हुआ बेटा? पूरी बात तो बता। मौसी उसकी पीठ से हिलाकर बोली। वो अब भी रो रहा था। बच्चा, ऐसे मेरा दिल घबरा जा रहा है, कुछ तो बता। विक्रम का रोना उन्हें कमज़ोर कर देता था क्योंकि वो इतने सालों बाद आज ही उनके सामने रोया था। मौसी उनके साथ वो दोनों माधुरी के जैसे वो हिचकियों में बोल रहा था। विक्रम की ऐसी हालत देखकर राजन ने अपनी मम्मा को कुछ भी पूछने से मना कर दिया। डॉक्टर भी बाहर आ गई थी। देखिए, पेशेंट को नशे के इंजेक्शन इंजेक्ट किए गए हैं। इससे पहले भी वो इनकी बहुत डोज ले चुकी हैं, इसीलिए नींद में है। इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिनका सदमा ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, बेहोश हो गई। मैं यही कहूँगी कि इनका जितना हो सके उतना ध्यान रखें। पेशेंट फिजिकली और मेंटली बहुत वीक है, डॉक्टर ने कहा और विक्रम को देखकर बोली, आप इनके हस्बैंड हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। नहीं डॉक। विक्रम पल्लवी को अपनी पत्नी सुनकर ही शॉक्ड रह गया। पर अभी कुछ भी कहना उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था, तो राजन बीच में ही बोला, जी मैम, हम ध्यान रखेंगे। डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिखकर चली गई तो विक्रम सीधा पल्लवी के कमरे में गया। उसे उसकी हालत पर बहुत दुख हो रहा था। आज उसके सामने वो चेहरा नहीं था जिसको उसने बेइंतहा चाहा था, जिस पर दुनिया भर की सादगी सिमटी रहती थी, जिसकी खामोश आंखें भी बोलती थी, जो किसी खूबसूरत पत्थर की मूरत सी लगती थी जिसे खुदा ने बड़ी तल्लीनता से बनाया होगा। पर आज तो वो बिल्कुल ही बदली सी नजर आई थी। सादगी की जगह किसी कठोरता ने ले ली थी। उसके गोरे चेहरे पर थप्पड़ मारने की वजह से उंगलियों के निशान थे। आंखों के नीचे काले घेरे और जिस्म बिल्कुल बेजान लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी जान ही ले ली हो। हाँ, जान ही तो ले ली थी इन दिनों ने उसकी। उसकी हालत गंभीर हो गई थी। इन सब का जिम्मेदार विक्रम खुद को मान रहा था। उसकी मौसी ने जब पल्लवी को देखा तो वह भी पिघल गई। उन्हें माधुरी याद आ गई थी। वो भी ऐसी हालत में ही उनके सामने थी। बस भगवान का शुक्र था कि पल्लवी को कुछ हुआ नहीं था। उधर कमल रघुनाथ और कालू को पकड़कर ले आया था। तरुण, भारती और अनीता सभी मौजूद थे। तरुण को विक्रम का इंतजार था, पर यह क्या, वो तो नदारद था। कमल, विक्रम सर। तरुण ने कमल के इर्द गिर्द देखते हुए बोला। उन्हें कोई फैमिली इमरजेंसी आ गई तो विक्रम सर और राजन सर दोनों वहीं हैं। तरुण को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। विक्रम को इसी पल का बेसब्री से इंतजार था कि कब उसकी बहन के रेपिस्ट उसके सामने आ जाए। उसने दिन रात एक कर दिया था उन्हें ढूंढने में। फिर आज जब तीनों सामने हैं तो वो कहाँ चले गए होंगे? वो कुछ और ही सोचने लगा। वहीं कमल, कालू और रघुनाथ से सारी सच्चाई उगलवाने की कोशिश में था। विक्रम पूरी देर तक पल्लवी के पास बैठा रहा, उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। शाम तक पल्लवी को होश आया। अधखुली आंखों से उसने सामने देखा तो विक्रम का चेहरा ही था। वो खुद पर ही हंसी। तुझे अब वो हर जगह नजर आते हैं। विक्रम उसे देखे जा रहा था। वो उसे कुछ कहने को आगे आ पाता उससे पहले ही उसे रघुनाथ और कालू याद आ गए। वो उनकी हैवानियत भूल नहीं पाई थी। वो विक्रम को खुद से दूर करने लगी, चिल्लाने लगी, दूर हटो, छूना मत मुझे, नहीं। विक्रम के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो उसे क्या समझने लगी? पर ऐसे हादसों में दिमागी हालत खराब होना भी जाहिर सी बात है। वो हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। पल्लवी, मैं हूँ विक्रम। वो बहुत नरमी से बोला।
दूर हटो, उन्होंने मुझे यहाँ छुआ, यहाँ यहाँ। वो अपने शरीर के हिस्सों पर हाथ रखकर बताई जा रही थी। नगमा मुंह पर हाथ रखे रोई जा रही थी। राजन और मौसी भी उसकी हालत पर भावुक हो गए। कुछ नहीं हुआ है आपको, मैंने कुछ नहीं होने दिया, आ गया था ना मैं। विक्रम उसके कंधे पकड़कर बोला। अब पल्लवी को बीती बातों का गुस्सा एक साथ ही आने लगा था। वो उसे दूर धकेलती हुई चीखी। तब कहाँ रह गए थे आप जब हमें आपके पुलिस स्टेशन लाया गया था? पूरे दिन जेल में बंद किया गया था जब अबरार मुझे और आप ही को उठा ले गया था। क्या कहा आपने? उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया, आपने कुछ होने ही नहीं दिया। तब कहाँ थे आप जब ताई नई हवेली में हर दिन मेरी बोली लगाकर मुझे पेश करती थी? जाने कौन से नशे देकर मुझसे काम करवाती थी? तब कहाँ थे आप जब मुझे और आप ही को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? बोलिए कहाँ थे आप? विक्रम हक्का बक्का रह गया था। उसके पास इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं था। पल्लवी रुकी नहीं थी। वो वापस बोली। कितनी मुश्किल से पल्लवी बनी थी मैं। आपने मुझे शिल्पा बनने पर मजबूर कर दिया और आप पूछते हैं कुछ नहीं हुआ। मैं बताती हूँ क्या क्या हुआ है मेरे साथ। पल्लवी थी मैं, मेरी ज़िंदगी बहुत हसीन चल रही थी जब तक मैं अपनी मम्मी के साय में पल रही थी। अपनी मम्मी की इकलौती औलाद थी मैं, उनकी जान से भी ज़्यादा प्यारी। रिश्तों के बहुत घटिया चेहरे तो कब के देख चुकी हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मम्मी ने कभी महसूस नहीं होने दिया था। बहुत मुरादों के बाद पैदा हुई थी मैं। शादी के कितने ही सालों तक बांझ रही थी मेरी माँ। ताने देते यहाँ तक पापा भी। उन्होंने बच्चे की चाह में तो दूसरी शादी करने का भी सोच लिया था। फिर जब मैं हुई तब भी कोई खास खुशी नहीं हुई, उल्टा मुझे अपनाने से भी इनकार कर दिया था कि उन्हें बेटे की चाह थी। इतने सालों बाद हुई तो भी बेटी, जिससे वो खफा हो गए। मम्मी से नाराज़गी बढ़ती गई, पर कभी ये सोचकर तसल्ली कर लेते कि अगली औलाद में भगवान कृपा करेगा। पर मम्मी के साथ हुए एक हादसे ने सब बदल दिया और उनसे उनका माँ बनने का हक हमेशा के लिए छिन गया। फिर पापा ने इस हादसे की रंजिश निकालने की सोची। कभी तो लगता कि हम माँ बेटी को जान से मारने की साजिश की जा रही है। मैं भी छोटी थी, कुछ समझने में नाकाम, पर कुछ तो बहुत बुरा होने को था। उसका पता तब चला जब एक रोज़ स्कूल से आई। तब घर में कोई मौजूद नहीं था। पड़ोसियों से पता चला कि मम्मी को अस्पताल ले जाया गया है। मैं कैसे भी करके वहाँ पहुँच गई, पर मुझसे फिर भी देर हो गई थी। मम्मी ने अपनी आखिरी सांसें ले ली थी। उनकी मौत से बिल्कुल बिखर चुकी थी मैं। बड़ी दुनिया में अकेली रह गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 8-10 साल की रही होंगी मैं। सबने कह दिया कि सीढ़ियों से गिरने की वजह से सिर पर चोट लगी और अस्पताल ले जाने पर दम तोड़ दिया। हकीकत कुछ और ही थी। पापा ही कातिल थे मेरी मम्मी के, क्योंकि उन्हें दूसरी शादी करनी थी। ये सच मेरे सामने बहुत बाद में आया था। मैं गुमसुम रहने लगी, क्योंकि पापा को तो अपने बेटे से ही फुर्सत नहीं थी। हाँ, दूसरी शादी से उनके बेटा हो गया था, पर जब मेरे सामने मम्मी की मौत का सच आया, तब मैं पापा की शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गई। तब उस पुलिस वाले की गंदी नीयत मुझ पर फिसल गई। उसने मदद करने के बहाने मुझ पर गलत नज़र डाली। मेरे पास उसे देने को पैसे नहीं थे। उसने मुझे बहुत घटिया घटिया कहा और मेरी कीमत लगानी चाहिए, और कहा इसके बदले वो मेरी मदद कर देगा। मैं पागल उससे बचकर भागी तो पापा ने मुझे वापस घर में बंद कर दिया। मुझे क्या पता था मेरे साथ आगे क्या होगा। अगली सुबह ही मेरा जन्मदिन था और पापा ने ऐसा तोहफा दिया जिसे मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। ले गए मुझे ताई के कोठे पर। वहाँ सबके सामने मुझे बेच दिया चंद रुपयों के लिए। वो ताई को झूठ ही कह रहे थे कि वो दूसरी शादी करेंगे जिससे उन्हें वारिस हो सके। फिर इस लड़के का क्या काम? इससे अच्छा इसके ज़रिए मुझे कुछ पैसा ही मिल जाए, जिससे मैं मेरी शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल होकर जी सकूं, और अब तक का जितना पैसा भी इस लड़की पर, इसकी पढ़ाई पर लगाया है, वो वसूल कर सकूं। वो यही देगी मुझे अब अपने आप को बेचकर। पापा ने झूठ के करीब मुझसे राब्ता ख़त्म कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला कि मेरी क्या कीमत लगाई गई थी और क्या करवाने के लिए यहाँ लाया गया था। मैं रोती बिलखती रही, पापा के पैर पकड़कर बैठ गई, पर पापा ने मेरी तरफ देखा तक नहीं और मुझे छोड़ गए उस जहन्नुम में जहाँ मौत भी ताई की मर्जी से आती। फिर मुझे आप ही मिली, नफरत भरी दुनिया में एक फरिश्ते की तरह। कहते हैं ना, जब दो एक जैसे दर्द वाले शख्स मिलते हैं तब दर्द आधा हो जाता है। बस यही हुआ। मैंने आप ही ने जाने कितनी ही लड़कियों ने क्या क्या नहीं सहा होगा, उसका अंदाज़ा भी कोई नहीं लगा सकता। वो शब्द आप सभी इस्तेमाल करने में भी सकुचाते होंगे जो हमें कहे जाते। ऐसे वैसे सारे काम करवाए जाते, सब बेजुबानों की तरह सब सहती जाती, क्योंकि सबके सिर पर कम से कम छत तो थी। सब लड़कियां ढल गई थी उस माहौल में, पर मैं नहीं ढल पाई। फिर लाख कोशिश की मैंने उस केस से निकलने की, पर सब नाकाम रही। आप ही के पुलिस स्टेशन आई थी पहली और आखिरी दफ़ा, पर आपने कोई मदद नहीं की। मेरा दोबारा भरोसा उठ चुका था पुलिस से, और फिर नफरत करने लगी थी।
सबसे आज वापस उसी नहीं उससे भी बदतर कैद में बंद हैं हम, जहाँ के किस्से कहानियाँ तक कोई नहीं पढ़ सुन सकता, वो वैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं। मैं नहीं जाने कितनी ही पल्लवी और नगमा फंसी हुई हैं, जाने कितनी ही ताई के चंगुल में। अब बताइए क्या किया है आपने हमारे लिए। ये पल्लवी की आखिरी आवाज़ थी, क्योंकि वो एक साथ इतना बोल गई थी कि उस पर वापस बेहोशी छाने लगी थी। वो विक्रम की बाहों में झूल गई। नगमा उसे संभालने को आगे बढ़ी और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। विक्रम तो पत्थर बना पल्लवी को देखता रह गया। जाने कितनी दर्दनाक जिंदगी जी रही होंगी ये। दर्द जाने कब से समेटे हुए बैठी होंगी। विक्रम ने वाकई क्या कर दिया था। लापरवाही उस पर कितना भारी पड़ी थी, यह वह सोच भी नहीं सकता था। अगर उस दिन वो अबरार उन्हें उठाकर ले ले जाता तो शायद आज वो इस हाल में ना होती, क्योंकि नई हवेली जाने के बाद ही ताई ने उसकी सज़ा और उस पर जुल्म बढ़ाए गए थे। विक्रम के कान में पल्लवी की बातें गूंज रही थी, क्योंकि वो उसका गुनाहगार था। उसने बहुत देर कर दी सब कुछ करने में, क्योंकि वो माधुरी के केस में ही इतना उलझा हुआ रहता था कि वो पल्लवी के लिए कोई कदम उठा ही नहीं सका। पर वो भी तो पल्लवी और उसकी सिक्योरिटी के बारे में ही सोच रहा था। वो फौरन बाहर चला गया। राजन उसके पीछे हो लिया। अब मौसी को सारी बातें साफ समझ आ रही थी कि विक्रम इतना बदल कैसे गया था। इसके बदलाव के पीछे की वजह पल्लवी ही थी, जो आज इस हालत में उसके सामने थी। उसकी कहानी सुनकर उनकी रूह कांप उठी। कितनी सी बच्ची ने ना जाने क्या क्या सहा होगा। वो उनकी सोच समझ से भी परे था। नगमा पल्लवी को संभालने लगी तो मौसी भी दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। विक्रम बाहर पड़े सोफे पे धंसा हुआ बैठा था। उसकी आंखें शून्य हो चुकी थी, क्योंकि इसकी वजह से जाने कितनी ही जिंदगी खराब हो चुकी थी। वो तो अपनी कमजोरियों से ही नहीं उबर पाया था। पल्लवी ने जब उसे आईना दिखाया, वह नजरें कैसे मिला पाएगा उसे समझ नहीं आ रहा था। वो खड़ा हुआ और बोला, अब तक जो विक्रम रघुवंशी था वह जज्बातों से बंधा, हालातों से जकड़ा हुआ था। जो फैसले लेने से पहले जाने कितनी बार सोचता, अब उसे सब कुछ जल्द से जल्द करना होगा, वरना उसके सामने तो एक ही पल्लवी है। पीछे नई हवेली में ना जाने कितनी ही पल्लवी और नगवा इस उम्मीद में होंगी कि कोई उन्हें वहां से आज़ाद करवा दे। वो मौसी के पास जाकर बोला, मौसी आपको दिया वचन पूरा कर दिया आपके बेटे ने। क्या मतलब? मौसी को कुछ समझ नहीं आया था। माधुरी के तीनों रेपिस्ट पकड़े जा चुके हैं। विक्रम गहरी सांस लेकर बोला, सच? कब, कैसे हुआ ये सब कुछ? उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। अंदर जो लड़की है ना, उनके मेरी ज़िंदगी में आने से ही सब कुछ ठीक हो गया। उनकी वजह से ही सब मिल सके। और आखिरी वाला बंदा तो कल उन्हीं के साथ मिला। विक्रम मौसी का हाथ पकड़कर बोला, उस दिन आपने मुझसे वचन लिया था, अब मैं खुद आपको वचन देता हूँ। जब तक पल्लवी और उनके जैसी लड़कियों को इंसाफ नहीं दिलाता, जब तक नई हवेली में मौजूद ताई जैसी घटिया औरतों को सज़ा नहीं दिलवाता, तब तक चुप नहीं बैठूंगा, ना ही हार मानूंगा। आज से अभी से विक्रम रघुवंशी शपथ लेता है। उसकी आंखों में और बातों में पक्का इरादा झलक रहा था। वो वैसे भी जो ठान ले वो करता भी है। तभी तो अपनी बहन के इतने पुराने रेप केस को किस तरह से सुलझा लिया और आज सारे अपराधी उसकी गिरफ्त में थे। जहां पहले सवाल अपनी बहन का था, जिससे वो अपनी माँ के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, और अब उसकी पूरी दुनिया जिस शख्स में सिमटी हुई थी, बात उसकी है, तो अब वो क्या कर गुजरेगा। उसने बिना अश्क बहाए ये सब कहा था और राजन की तरफ रुक किया। राजन रात को ही वापस मुंबई के लिए निकलेंगे, रेडी रहना, ने कहा और अपने कमरे में चला गया। रात को खाना खाकर वो निकलने से पहले पल्लवी को देखने चला गया। नगमा वहीं बैठी थी। विक्रम को देखकर खड़ी हो गई। माधुरी अपने भाई के घर रह रही हो, हक से रहना। मौसी आपके साथ ही रहेंगी आपका ख्याल रखने के लिए, विक्रम बोला। तुम कहाँ जा रहे हो? नगमा उठते हुए बोली, कुछ पुराने नए हिसाब चुकता करने के लिए जाना ही होगा। वो पल्लवी की तरफ देखकर बोला। नगमा समझ गई थी और कुछ देर के लिए बाहर चली गई। विक्रम धीरे धीरे बेड तक पहुंचा जहां पल्लवी लेटी हुई थी। जाकर उसके पास बैठ गया। उसके हाथ उसकी तरफ उठने से रुक गए। उसकी सूरत को अपनी आंखों से छूने लगा। जितनी तकलीफदेह जिंदगी जी कर आई है ये, जाने वक्त ने कितने ही सितम ढाए होंगे। फर्स्ट एड बॉक्स पास में ही पड़ा था। उसने एहतियात से पल्लवी के चेहरे के जख्मों और कलाइयों पर मलहम लगाने के लिए हाथ बढ़ा दिया, जहां रघुनाथ ने उसे चोट पहुंचाई थी। दवा के एहसास से पल्लवी नींद में भी कसमस आ गई। आपके सारे जख्म भगवान मुझे दे दे, विक्रम ने दवा लगाते हुए भर्राई आवाज में कहा। इस बार जा रहा हूं आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलों को ख़त्म करने, जिससे आपका एक पुलिस वाले पर विश्वास कायम रह सके और आपके सारे गम मिट सके। वो जाते हुए रुका और खुद ही सवाल करने लगा, क्या मैं आपकी एक तस्वीर ले सकता हूँ? फिर खुद ही जवाब देने लगा,
नहीं, बस दूर से ही लूँगा ताकि आपको दूर होते हुए भी अपनी आंखों के सामने रख सकूं। विक्रम ने सोती हुई पल्लवी की तस्वीर ले ली और आंखों के कोर साफ करता हुआ बाहर निकल गया। पीछे खड़ी मौसी उसे ध्यान से देख रही थी। विक्रम और राजन रात को ही निकल गए थे। राजन तो फिर भी रास्ते में सो गया, पर विक्रम की आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। सिर्फ जुनून था पल्लवी के लिए कुछ कर गुजरने का। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी नई हवेली जाकर सबको आज़ाद करवा देता, पर सभी काम अपने हिसाब से होने थे। उसने कमल को फ़ोन करके ऑर्डर निकलवाने को कह दिए थे, जिससे वे जल्द से जल्द वहां कानूनी रूप से रेड मार सकें। सुबह विक्रम जब पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसका खून खौल उठा था। उसके सामने वो सारे चेहरे थे जिन्होंने उससे उसकी बहन को छीना था, और सिर्फ छीना ही नहीं था बल्कि बेहद दर्दनाक मौत दी थी, वो भी उसके सामने। आज भी उसकी वो चीखें विक्रम के कान भेद देती हैं। वो आंखों में नफरत की आग लिए उनकी तरफ बढ़ा और उनकी खूब पिटाई करने लगा। कभी लीलन को दबोचता तो कभी यादव को पीटता। जब कालू सामने आया तो उसका चेहरा देखकर उसमें उसे जान से मार डालने का खून सवार हो गया। उसने तो माधुरी के साथ साथ पल्लवी पर भी अपनी गंदी नीयत डाल दी थी। अगर कल रात विक्रम ना पहुंचता तो पल्लवी के साथ माधुरी की कहानी दोहराई जाती और वो जिंदगी भर खुद को कोसता रह जाता। विक्रम को इस तरह देखकर राजन ने उसे संभाला। भाई, आप कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं? छोड़िए इसे, मर जाएगा नहीं तो। ये अधमरी हालत देखकर ही दूर बैठा रघुनाथ कांप उठा। वह घुटनों में सिर रखकर कोने में बैठा था। विक्रम की शाती नज़र उस पर पड़ी तो वह उसकी तरफ गया। साले हरामी, तुम लोग जी भी कैसे सकते हो किसी के साथ ऐसा करके? करने से पहले सोचते भी नहीं? सोचने से डर नहीं लगता? क्योंकि पता तो है ही, एक ना एक दिन तो पुलिस तुम्हें ज़मीन के अंदर से भी ढूंढ निकालेगी। हाँ बता, क्या करने वाला था पल्लवी के साथ? उन्हें किडनैप किया भी कैसे तूने? वो उसका कॉलर पकड़कर चीखा। विक्रम तरुण के सामने ही पूछताछ कर रहा था और सब बोल गया था। तरुण को समझ ही नहीं आया कि विक्रम ने उससे झूठ क्यों बोला या सच क्यों छिपाया। अगर ये पल्लवी के साथ था तो पल्लवी अब कहाँ है? वो कुछ सोचता हुआ वहाँ से निकल गया। साहब, बहुत प्यार करने लगा था उससे और वो मेरी पहुँच से दूर जाने लगी थी। उसे हासिल करने के लिए वो बेशर्मों की तरह हंसा। विक्रम बीच में ही उसका मुंह पकड़कर बोला, शर्म आनी चाहिए अपनी हवस को प्यार जैसी प्योर फीलिंग का नाम देते हुए भी। किसी को पाने का मतलब प्यार कब से होने लगा? हाँ साले, तू तो रेप करने की फिराक में था, उसमें प्यार कहाँ होता है? विक्रम उसके बाल नोचकर बोला, तो साली मिली ही नहीं मुझे कभी। मैंने तो उसे अगवा करने का सोचकर शादी करने का सोचा। वो बेबाकी से बोल रहा था। और ये कालू का क्या किस्सा है? तेरे साथ कैसे था ये? विक्रम उसकी गर्दन पकड़कर कालू की तरफ दिखाकर बोला। तो कालू से चुप रहने को कह रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसकी बात सामने आए। कमल अब कालू की गर्दन दबोचकर बोला, शर्म नहीं आती ना? कल रात से सवाल जवाब कर रहा हूँ, कुछ नहीं उगला, और अब विक्रम सर के सामने भी मुंह नहीं खोल रहे। इतना मारेंगे न सर कि तुम लोगों की आत्मा भी खुद बयान देगी। विक्रम ने नया पैंतरा आजमाया। कमल चलो, इन्हें थोड़ी और खातिरदारी की जरूरत है, फिर ही बोलेंगे। विक्रम के हाथ की मार खाकर वे अधमरे हो ही चुके थे। अब तो उनकी मौत ही नजर आ रही थी। कालिया गैंग की तो आदत थी ऐसी मारपीट की, तो वे चुप संयम बनाए चुपचाप पड़े थे। पर रघुनाथ पहली मर्तबा ही जेल आया था। उसकी रग रग जवाब दे चुकी थी। मार खाने की हिम्मत नहीं थी। वो मिमियाते हुए आखिर बोल पड़ा, साहब कालू इससे तो बड़ी अच्छी जान पहचान है। कुछ दिन पहले ही मुंबई आया था, इसे लड़की चाहिए थी और मुझे पैसे। मैंने शादी करने का इरादा बदल दिया और इसे पल्लवी को बेच दिया, पर मेरी नियत उसी पर फिसली थी। मैं एक बार तो उसके साथ। वो गंदी हंसी हंसकर बोला। वो जिस दरिंदगी से बोल रहा था, विक्रम का गुस्सा बढ़ रहा था। वो उसे जमीन पर गिराकर लातों से मारने लगा, फिर उसके सिर पर जूता रखकर बोला, तुम जैसे लोगों को भगवान भी अपने पास नहीं बुलाता। हैवान हो तुम लोग। एक औरत की इज्जत की कदर ही नहीं, और ऐसी घटिया सोच, छी, धिक्कार है तुम पर। विक्रम ने उसे दीवार से भिड़ा दिया था। विक्रम हांफने लगा था। वो शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाता हुआ बाहर आकर बैठ गया। उसका बस चलता तो वो अभी के अभी उन सब की जान ले लेता, पर उसके हाथ बंधे थे। वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता था। फिर अगले ही पल ये भी सोचा कि इतनी बड़ी हैवानियत की इतनी छोटी सी सज़ा नहीं होगी उन्हें। उन्हें तो पल पल की मौत मिलनी चाहिए, जो अब कानून ही उन्हें दे सकता था। विक्रम और राजन के जाने के बाद मौसी ने नगमा को अपने पास बुला लिया। उन्हें बहुत सी बातें सुलझानी थी। वो एक समझदार औरत थी और अपने बच्चों को हर हाल में सपोर्ट करती थी। हालांकि पहले उन्हें विक्रम और राजन का लड़कियों के साथ घर लौटना रास नहीं आया था, पर फिर पल्लवी की हालत देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। पर जिस तरह से विक्रम कल पल्लवी के लिए रोया था,
अब उन्हें ये पता लगाना और ज़रूरी हो गया था कि वह केवल इंसानियत के नाते उन्हें यहाँ लेकर आया था या फिर बात कुछ और थी। आपका नाम माधुरी है क्या बेटा? उन्होंने बात की शुरुआत करते हुए पूछा। नहीं, मेरा नाम नगमा है, उसने सधे हुए शब्दों में जवाब दिया। फिर विक्रम माधुरी क्यों कह रहा था आपको? वो असमंजस में थी। उन्हें मुझ में अपनी बहन नजर आई थी तो वो हमेशा माधुरी ही बुलाता है। मतलब तुम्हें विक्रम और राजन के बारे में सब पता है? उन्हें हैरानी हुई। जी, उन्होंने ही बताया था। कब? उन्होंने टटोलते हुए पूछा। जब वो हमारे पास आते थे। वो संजीदगी से बोली। कहाँ मिलते थे वो आपसे? उनका शक अब बढ़ता जा रहा था। वो खामोश हो गई क्योंकि अभी कुछ भी कहना उन्हें शक के कटघरे में खड़ा करने जैसा था। पल्लवी जब सुबह उठी तो खुद को अनजान जगह पाकर असहज हो गई। उसके पास कोई नहीं था। वह इधर-उधर देखने लगी। फिर नगमा को आवाज़ लगाई। आप आई? नगमा राजन की मम्मी के पास थी। उसे सुनाई नहीं दिया तो वो खुद उठकर उस तरफ चल दी। बाहर आकर देखा तो वह उनसे बात कर रही थी। आपा, पल्लवी को देखकर नगमा उसके पास चली गई। पल्लवी कैसी है अब तू बेटा? आप अंदर जाओ, मैं नाश्ता लाती हूँ। वो चली गई। पल्लवी और नगमा वापस अपने कमरे में आ गई। नगमा पल्लवी को देख रही थी। वह अब रोना बिल्कुल भूल चुकी थी। एक ही गम पर आंसू आए भी तो कब तक? लंबी खामोशी के बाद पल्लवी बोली। हम यहाँ नहीं रह सकते। तुझे याद है? नगमा हैरत में थी। हाँ, कल नींद में उनका धुंधला चेहरा दिखा था। मतलब तूने विक्रम को वो सब कुछ बातें जानबूझकर? हाँ आपा, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती कि उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लूँ। होटल के कमरे में मैं जब बंद थी तब यूं लगा जैसे मौत कभी भी दस्तक दे देगी। जब रघु और उसका साथी मेरे साथ कुछ भी करने को आगे बढ़े तब मेरे दिल ने उनका नाम पहली दफ़ा ही पुकारा था। तभी मुझे एहसास हो गया था कि वह शख्स क्यों है मेरी ज़िंदगी में। अब तक जो उनसे थी वो नाराज़गी थी, नफ़रत नहीं। जब वो आ गए तब एहसास हुआ कि हमारा नाता रूह से जुड़ा हुआ है। अपना फ़र्ज़ छोड़कर मुझे यहाँ ले आए। मैं वापस उन्हें कमज़ोर नहीं करना चाहती थी। बस इसीलिए उनसे सब कह दिया ताकि वो अपने काम और फ़र्ज़ पूरे करें। पल्लवी भीगी आवाज़ में बोली। पल्लवी, उसने भरी आंखों से उसे देखा जिसमें विक्रम साफ नजर आ रहा था। नहीं आप ही, बहुत रो चुकी मैं और बहुत कमज़ोर पड़ चुकी। अब नहीं, ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती ना ही बदलती है। फिर हमारे गम कहाँ तक हमारे हमराही हैं ये तो हमें खुद भी नहीं मालूम। तो क्या करें यहाँ रहकर भी? नहीं, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हमारी वजह से उनकी पाक शख्सियत मैली ना हो जाए। हमें यहाँ से जाना ही होगा, उसने खुद को कड़ा करते हुए कहा। मौसी ने सब सुन लिया था पर वो कुछ कह नहीं पाई क्योंकि वो दोनों इस वक्त सही थी। क्योंकि इस वक्त विक्रम जज्बाती होकर सोच रहा था पर आगे चलकर ये चीज़ें उसके लिए ही मुसीबत बन सकती थी। इसलिए उनका जाना ही ठीक था। पर पल्लवी के लिए उनका दिल तड़पा ज़रूर था। वो दरवाज़ा खटखटाकर बोली। नाश्ता कर लो। पल्लवी ने अभी उन्हें देखा था। वो विक्रम की मौसी थी, ये साफ दिख रहा था क्योंकि उनकी परवरिश विक्रम में झलकती थी। पल्लवी और नगमा को तो कभी अपने माँ बाप का प्यार नसीब ही नहीं हुआ। उन्हें देखकर उनकी आंखें नम हो गई। वे नाश्ता रखकर दोनों के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। विक्रम और राजन मेरे बच्चे हैं। मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जाने अनजाने में वो कोई गलती कर सकते हैं। जानबूझकर नहीं, हो सके तो उन्हें समझने की कोशिश करना। इतना बोलकर वे चली गई। पल्लवी अब कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। उसे विक्रम के लिए उससे दूर जाना ही था। तभी वो अपने बाकी मकसद में कामयाब हो पाएगा। नहीं तो वो ये भूल ही गया था कि वह क्या है और उसके क्या फ़र्ज़ हैं। शायद विक्रम के नरम दिल होने की वजह से वो सबको बहुत जल्द अपना लेता था और उनके गमों को भी। क्योंकि जब पुरानी हवेली में वो कितने कम आते थे फिर भी दोनों के दिल में खास जगह बन गई थी। फिर अब तो साथ रहना होगा, एक घर में एक छत के नीचे, जो वह हरगिज़ नहीं कर सकती थी। दोपहर से शाम हो चुकी थी। उन दोनों को बातों में पता ही नहीं चला कितनी देर हो गई है। वे दोनों रहने की जगह के बारे में सोच रही थी। फिर जाने वाले टाइम नगमा ने पल्लवी के सामने एक बैग रख दिया। वो अपने साथ दो जोड़ी कपड़े और नकाब लेकर आई थी। वे दोनों फ्रेश होकर तैयार हो गई और मौसी की इजाज़त लेकर निकलने लगी कि तभी विक्रम और राजन भी देर शाम को वापस लौट आए थे। उन्हें सामने देखकर दोनों हैरान हो गई। उन्हें लगा कि ये दोनों बार बार क्यों आएंगे, शायद आज तो मुंबई ही रुकेंगे। पर वो तो आ गए, अब क्या होगा? उनके कदम ठिठक गए। पल्लवी और नगमा दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। विक्रम ने पल्लवी को आज पहली बार ही नकाब में देखा था और उसे देखकर सब भूल गया था। उसकी नज़र सिर्फ उसकी आंखों में थी
जो बिल्कुल खाली और खामोश थी, जैसे सारी हसरतें, सारी शिकायतें, सारी नाराज़गी ख़त्म हो चुकी हो। राजन बोला, आप दोनों कहाँ जा रही हैं रात को? अब विक्रम को होश आया। वो मौसी के पास जाकर बोला, मौसी ये आपके सामने जा रही हैं और आप ऐसे ही खड़ी हैं। नगमा बोल पड़ी, इनको कुछ मत कहो विक्रम, हमारा जाना ही ठीक है। वाट पर क्यों, और जाओगी कहाँ? राजन बोला, माधुरी तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। विक्रम बोला। अब पल्लवी बोली, जाने का फैसला हमारा था। जान सकता हूँ क्यों? विक्रम बेधड़क उसे देखकर बोला, हम यहाँ किस हक से और क्यों रहें? खुद को महफूज रखने के लिए। आपको परेशानी में नहीं डाल सकते। उसने सीधे अपनी बात रख दी। ये कैसी बात कर रही हैं आप? आपको यहाँ लाना मेरा फैसला था। आप कहीं नहीं जाएंगी। ये भी मेरा ही फैसला है। विक्रम कुछ तेज बोल गया। पल्लवी के कुछ बोलने के पहले ही विक्रम ने उसके सामने चेयर रख दी। 2 मिनट बैठकर मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जाना हो तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। उसके लफ्ज़ों में इल्तजा थी। पल्लवी कुछ सोचकर बैठ गई। देखिए, रघुनाथ ने आपका किडनैप किया था और आपके साथ ज़बरदस्ती भी की। उस पर केस करना है। हमें ताई के कोठे पर रेड मारकर बहुत सी मासूम बच्चियों को आज़ाद भी करवाना है। माधुरी को भी तो अबरार से छुटकारा दिलवाना है ना। ये सब काम आपके बिना हो नहीं पाएंगे, क्योंकि आप ही सब जानती हैं। उनके लिए ही रुक जाइए, उसने गंभीरता से कहा। पल्लवी चुपचाप सुन रही थी। मैं आज यही कहने आया हूँ, वापस यहाँ नहीं लौटूंगा। आप बेफिक्र होकर यहाँ रह सकती हैं। आप यहीं महफूज रहेंगी। ये जगह किसी को नहीं मालूम और मैं मुंबई में ही रहूँगा। यही वजह है ना? विक्रम ने आखिरी लाइन उसकी आंखों में झांक कर कही तो वह देखती ही रह गई। उसे कैसे बिना बोले ही सब पता चल जाता है? नहीं, हम ऐसे कैसे? अभी नगमा को देखकर बोली, किसी रिश्ते की दरकार नहीं है। मैंने ये सब इंसानियत के नाते भी किया है। आप उस हिसाब से रह सकती हैं। मौसी को भी कोई दिक्कत नहीं है ना मौसी? उसने पीछे मुड़कर मौसी को देखकर कहा। उनसे उन्हें देखकर कहा तो वह असमंजस में पड़ गई। विक्रम इतने भरोसे से सब कुछ कह रहा है, उन्हें उसका साथ देना चाहिए। फिर दोनों लड़कियां कितनी मासूम और भोली भी हैं। कहाँ जाएंगी इतनी रात को? दुनिया में कोई रिश्तेदार भी तो नहीं है इनका। ऊपर से इतने धोखे खाई हुई हैं। फिर इसी बहाने राजन और विक्रम के मन की बात इनके जरिए ही बाहर आ सकती थी। उन्होंने हामी भर दी। पल्लवी के कुछ कहने के पहले ही विक्रम ने कह दिया, मैं आपको पहले दिन ही अपने पुलिस होने की बात बता रहा था, पर माधुरी ने मना कर दिया था। यकीन मानिए, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि पुलिस वाले सब एक जैसे नहीं होते, सब गलत नहीं होते। मैं नहीं जानता कि आपके साथ कौन था जिसने आपसे ऐसी बातें की होंगी, पर जहाँ बुराई हो वहाँ अच्छाई भी होती ही है। मैं वही साबित करूँगा। बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा। उसका बदला बर्ताव और फरियाद देखकर पल्लवी ना नहीं कह सकी। मौसी विक्रम को अपने साथ अपने कमरे में ले गई। विक्रम, ये क्या हो गया है तुझे? हाँ, मानती हूँ पल्लवी के साथ गलत हुआ है, पर उसे यहाँ रखना, वो भी बिना किसी रिश्ते के। सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे? मौसी, कुछ रिश्तों को नाम नहीं दिए जा सकते क्योंकि वो दिल से बने होते हैं और लोगों का काम कहना ही है। वो कहते रहेंगे। मैंने तो अपनी मौसी माँ पर भरोसा किया है, एंड आई एम श्योर वो अपने बेटे का साथ देंगी ही। है ना? विक्रम आस भरी नज़रों से देख रहा था। वो मना नहीं कर पाई तो वो उनके गले लग गया। वो बाहर जाने लगा तो मौसी ने पूछा, विक्रम, जो तुम कह रहे हो इसे क्या समझूं? तुम्हारी नरमदिली या कुछ और? मौसी की कही आधी बात विक्रम को पूरी समझ आ गई थी। इस बारे में बात करने के लिए अभी वक्त है। मैं खुद उसी दिन के इंतज़ार में हूँ। ट्रस्ट मी, सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। मौसी माँ, विक्रम ने कुछ लफ्ज़ों में ही बहुत कुछ कह दिया था और मौसी भी अच्छी तरह समझ गई थी, पर अब उन्हें और ज़्यादा डर लग रहा था कि विक्रम के कदम जिन रास्तों पर चल पड़े हैं वो उसे जाने किस मंजिल तक ले जाएंगे। विक्रम मुंबई के लिए निकला ही रहा था कि इस बार पल्लवी ने रोक दिया। आप खाना खाकर चले जाइएगा। उसकी मिश्री सी आवाज़ में इल्तजा थी, जिसे विक्रम चाहकर भी मना नहीं कर पाया। वहीं राजन के मन में भी लड्डू फूटने लगे। अब वो नगमा के साथ कुछ देर बात कर पाएगा। वो दोनों फ्रेश होने चले गए। मौसी खाना तैयार कर रही थी। नगमा को यहाँ रहना असहज लग रहा था। वह इधर उधर चक्कर लगा रही थी। तभी राजन आ गया और उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया। ये देखिए, शादी के बाद ये हमारा कमरा होगा, आदत डाल लीजिए, वो बिना किसी लाग लपेट के कह गया, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा ही था। अपनी बात कहने में ज़रा भी वक्त नहीं लगाता था। नगमा उसके इस बिहेवियर से सकपका ही जाती थी। फिर आज तो शादी की बात पर वो हक्की बक्की सी रह गई। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। बोलिए, कुछ गलत कहा मैंने? वो मासूमियत से बोला। आप समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाहते। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। उसने कठोर बनने की नाकाम कोशिश की। क्यों नहीं कर सकती? मैं पसंद नहीं आपको?
उसने उसकी आंखों में झांका। नहीं, वो बात नहीं है। पसंद तो। नगमा की जुबान फिसल गई। लो फिर क्या हुआ? अब वो सीरियस होकर बोला। मैंने पूरी लाइफ में किसी लड़की के लिए कुछ फील नहीं किया, क्योंकि भाई से प्यार इतना ज़्यादा था कि कभी खुद के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। पर जब आपसे मिला तो समझ में आ गया प्यार क्या होता है। नगमा उसे देखती रह गई। मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे बातें घुमानी नहीं आती। आसान से शब्दों में कहता हूँ, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। नगमा उसे देखती रह गई। पर आपकी रजामंदी से राजन में उसके कुछ और कहने के पहले ही राजन ने नगमा का माथा चूम लिया। नगमा निशब्द सी आंखें मूंद कर खड़ी थी। वहीं पल्लवी जिस कमरे में थी वहां विक्रम की खूब सारी तस्वीरें थी। यानी वो उसी का कमरा था। विक्रम जल्दबाजी में उसे उसी के कमरे में ले गया। सामने पड़ी तस्वीर में विक्रम बाएं फैलाए किसी घाटी और झरने के बीच खड़ा था। नज़ारे से ज़्यादा हसीन तो वो खुद लग रहा था। पल्लवी की उस पर नज़र ही ठहर गई। वो उसे छूने को आगे बढ़ती उससे पहले ही विक्रम कमरे में आ गया। पल्लवी सकपकाते हुए पीछे हटी। मैं नहीं जी, मतलब आप अपने आप को हम कहती हैं ना। विक्रम को अब भी याद था। वो चुप हो गई, जैसे कहने को कुछ था ही नहीं। बातें तो बहुत थी। विक्रम को पल्लवी से माफ़ी भी मांगनी थी। वहीं पल्लवी को विक्रम का शुक्रिया अदा भी करना था। उसने उसे रघुनाथ से बचाया जो था। पर दोनों ही कुछ नहीं कह पा रहे थे। वो, मैं, वो, हम दोनों एक ही साथ बोले, फिर चुप हो गए। ओके, पहले आप बोलिए, लेडीज़ फर्स्ट। आपको हमारी वजह से अपने घर से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। आप कब तक रोकेंगे हमें? पल्लवी सिर झुकाए खड़ी थी। अगर मैं कहूँ जिंदगी भर के लिए तो। विक्रम की आंखें सीधे पल्लवी की आंखों से टकराई तो उसने नजरें झुका ली। विक्रम को खुद पता नहीं चला कि वो क्या कह गया। वो जल्दी से संभला। वो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको जितनी भी तकलीफें हुई हैं उनकी कोई माफ़ी नहीं। इसलिए कुछ नहीं तो प्लीज़ आप यहाँ रहकर मुझे सज़ा ही दे दीजिए। किस बात की सज़ा? पल्लवी अचरज से बोली। यहाँ रहकर भी आपसे दूर रहने की सज़ा। वो बेबाकी से बोला। फिर बात बदलते हुए बोला, आपको मौसी के साथ बिल्कुल परायापन नहीं लगेगा। बहुत अच्छी हैं वो। हम जानते हैं। आपको कैसे मालूम? क्योंकि आपसे भी वही अपनापन नजर आता है। विक्रम को पल्लवी का यही अंदाज तो पसंद था। फिर वो कुछ सोचकर बोला, ये लीजिए। ये क्या है? वो विक्रम के हाथ में बैग्स देखकर बोली। आपके लिए कपड़े लाया हूँ। वो देखती रह गई। पल्लवी का इकलौता दिल विक्रम जाने कितनी बार जीतेगा। देख लीजिए। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। दोनों ने आंखों में ही सब कह दिया था। विक्रम ने जब उसे बैग्स दिए तो भी कुछ इस तरह जिससे गलती से भी उसके हाथ न छू जाए। पर पल्लवी तो विक्रम को देख रही थी, जिससे उसे ध्यान नहीं रहा और उनकी उंगलियां आपस में टकरा गई। दोनों ने ही कुछ अलग ही एहसास महसूस किया। दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते रह जाते। अगर राजन ने उन्हें खाना खाने के लिए ना बुलाया होता। पल्लवी चली गई पर विक्रम वहीं रुका। टेबल पर एक पन्ना पड़ा था। वो उसकी तरफ बढ़ा। बाद में सब चुपचाप खाना खा रहे थे। अभी कुछ भी कहने को नहीं था। खाना खाने के बाद दोनों मौसी के गले मिलकर चले गए। राजन तो नगमा को अपनी आंखों से ही जवाब सुनने की बेताबी दिखाकर बेचैन कर रहा था। तो नगमा वहां ज़्यादा रुक ही नहीं सकी। पर पल्लवी उनके पीछे गई। राजन गाड़ी में बैठ गया। विक्रम ने मुड़कर देखा। पल्लवी उसी को देख रही थी। उसकी आंखों में रुक जाने की मिन्नतें नजर आ रही थी। साधारण से सलवार कमीज में भी विक्रम उसका दीवाना होता जा रहा था। उससे रहा ही नहीं गया और उसके पास जाकर बोला, क्या एक बार मैं आपके गले मिल सकता हूँ? उसकी सर्द आवाज़ ने पल्लवी के मन को भिगो दिया। उफ, उसकी इतनी अच्छाई, इतनी सच्चाई देखकर वो कैसे जाने दे उसे कि वो बार बार उसके सब्र का इम्तिहान लेता है। वो उसे देखती रह गई। ब्लू टी शर्ट में वो बहुत मासूम नजर आ रहा था। उसकी आंखों में शराफत साफ दिखती थी, क्योंकि उनमें हर पल एक नमी सी रहती थी। उसे खोया देखकर विक्रम को आगे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसे लगा कि वो गलत ना समझ ले। वो बिना सॉरी कहकर ही मुड़ने लगा तो पल्लवी हौले से उसकी पीठ से जा लगी। उसके हाथ विक्रम को आगे से कुछ इस तरह घेरे हुए थे, जैसे एक बच्चा किसी महफूज साए में खुद को छिपाता हो। उसकी पकड़ बता रही थी कि उसे ये करते हुए कितनी हिम्मत बटोरनी पड़ी होगी। विक्रम की सांसें बर्फ हो गई थी। उसे खुद को यकीन दिलाना मुश्किल हो गया था कि पल्लवी ने उसे पहली बार छुआ है, वो भी खुद आगे बढ़कर। वहीं पल्लवी के दिल में भी सैलाब उमड़ा हुआ था कि वो विक्रम को कहीं ना जाने दे। उसे बता दे कि उसे उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। पर अभी विक्रम का लौटना ही सही था, नहीं तो ये खुदगर्जी हो जाती जो वो नहीं चाहती थी कि उसके जज्बात को ये नाम मिले। उसने एक ही बात कही थी, अपना ख्याल रखिएगा। हमारे पास आपके जैसा कोई और शख्स नहीं है। विक्रम को लगा जैसे उसकी छुअन से, उसकी बातों से, उसके एहसासों से वो पिघल रहा है।
वो अपने जवाब में सिर्फ हाँ ही कह पाया। इतने में राजन ने हॉर्न बजा दिया। पल्लवी उससे दूर हो गई और अंदर जाने लगी। विक्रम फौरन मुड़ा और उसे रोकने के लहजे में कहा, सुनो। पल्लवी के कदम उसी सीढ़ी पर रुक गए। वो पलटी। जी, क्या मैं आपकी एक तस्वीर ले सकता हूँ? विक्रम दिलकश आवाज़ में बोला। पल्लवी नजर उठाकर उसे देखती ही रह गई। जाने क्या है ये बंदा। खूबसूरती तो उससे बहुत दूर जा चुकी थी। अभी वो हफ्तों की मरीज दिख रही थी, फिर भी उसे उसकी तस्वीर चाहिए थी। वो गर्दन टेढ़ी करती हुई उसे देखने लगी। तभी विक्रम ने उसकी इसी तरह तस्वीर ले ली और उसे आंखों में भरता हुआ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। उसका कुछ देर भी और रुकना उसे कमज़ोर बना सकता था। पल्लवी की नज़रें तब तक गाड़ी का पीछा करती रही जब तक वो आंखों से ओझल न हो गई। बाद में पल्लवी ऊपर चली गई जहाँ विक्रम का कमरा था। उसकी धड़कनें संभाले नहीं संभल रही थी। दिमाग उसे विक्रम से दूर जाने की हिदायतें दे रहा था, वहीं दिल बगावत पर अड़ा था। पल्लवी को खुद नहीं पता कि वो विक्रम को मना क्यों नहीं कर पाई और कैसे उसके गले से लग गई। वहीं रास्ते भर में विक्रम के ख्यालों में पल्लवी का ही कब्जा था। वो उसके दिमाग से होती हुई दिल से निकलकर उसकी धड़कनों से बेधड़क होकर टकरा गई थी। दिल के हर एक कोने में अपना हक जमा कर बैठी थी। राजन ने उसे खोया देखकर छेड़ते हुए कहा, इतना ही मन नहीं था तो क्यों छोड़ाए उन्हें? राजन, ये ज़रूरी था। उन्हें अभी मेरी नहीं खुद की ज़रूरत है, ताकि जिस पल्लवी को वो खोकर आगे बढ़े हैं उन्हें वापस ढूंढ निकाले। और इतने दिनों में वो खुद को तैयार कर लेंगी और मजबूत बन जाएंगी। उनके कमज़ोर होते ही हमारी हार तय है। विक्रम ने गहरी सांस लेकर कहा और पीछे सीट पर सिर टिकाकर लेट गया। वे सुबह तक पहुंच गए थे और सीधे फ्रेश होकर पुलिस स्टेशन निकल गए। वहां रघुनाथ से ताई की नई हवेली की लोकेशन रीचेक हो गई थी, क्योंकि वराजन वहां नगमा को लेने ही गया था। बस ये जानना था कि ये वही रघुनाथ तो है जो अबरार का दोस्त है और ताई के कोठे पर मिलता है। हाँ, ये तो वही है। विक्रम को अब याद आ गया, उस दिन पल्लवी इसी से तो बात कर रही थी। उनका शक पूरा होते ही वे आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल पड़े। विक्रम में अब अलग ही जज्बा भर गया था, जो पल्लवी के दूर होने का ही था, जो उसी की देन था। पल्लवी उसकी कमजोरियों से भी कितनी अच्छी तरह वाकिफ थी, जो उससे नाराज़ होकर भी उसी के लिए सोचती रही, और जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब खुद ही से दूर जाने को कह दिया, ताकि वो उसके पास रहकर कमज़ोर ना पड़ सके और उससे दूर यहाँ रहकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर सके। विक्रम मुस्कुराकर सोचने लगा, जल्द ही ये हमारे बीच की दूरियां ख़त्म कर दूंगा। सब कुछ सही होने के बाद आपको आपकी ज़रूरत से दूर नहीं रखूंगा, क्योंकि वो मैं ही तो हूँ। उधर ताई और अबरार की हालत ख़राब हो गई थी। जब से उन्हें पता चला कि नगमा और पल्लवी दोनों भाग चुके हैं, उन्हें पक्का यकीन था कि ये उन पुलिस वालों का ही काम था। अब वो सब भी जल्द से जल्द ही पकड़े जाएंगे। अब वो जल्दी से जगह भी नहीं बदल सकते थे, इस बार तो वे पकड़े ही जाएंगे। ताई की जान ही सूख गई थी जब आबरार ने बताया कि पुलिस ने रघुनाथ को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पुराने कस्टमर कालू को भी हिरासत में ले लिया है। क्या बक रहा है? ताई के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। सच कह रहा हूँ ताई, अब क्या करेंगे? पुलिस कभी भी रेड मार सकती है। अब तो ताई हॉल में बैठी ही थी, कुछ सोच समझ पाती या किसी को फ़ोन करके मदद मांग पाती, उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ये उनकी मौत की दस्तक थी। ताई ने फौरन सारी लड़कियों को नीचे अंडरग्राउंड में जाने का इशारा कर दिया और खुद भी किसी कमरे में छिप गई। अबरार ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो खुद भागना चाहता था, पर यह भी नहीं हो सका। उससे पहले ही विक्रम ने दरवाज़ा तोड़ दिया और अंदर आ गए। उसके साथ राजन और कमल भी थे। लेडी कांस्टेबल के तौर पर भारती और अनीता भी आई थी। पुलिस देखकर भी अबरार भागने लगा तो विक्रम ने हवा में गोली चलाकर कहा, जान प्यारी है तो सरेंडर कर दे। वो थरथराता हुआ वहीं रुक गया। कौन हो? कैसे आ गए इधर? वो सक पकाया सा बोला। विक्रम को हंसी आने लगी। तुम सबकी मौत हो, सर्च वारंट के साथ आए हैं। इस जगह पर गलत धंधे करने की इन्फॉर्मेशन मिली है हमको। कौन? क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो इधर अकेला ही रहता हूँ। अबरार के मुंह में जो आया वो वही बके जा रहा था। सर पगला गया बेचारा, जो इतनी बड़ी हवेली में अकेला रहता है और पुलिस सामने खड़ी है, फिर भी कुछ भी बोल रहा है। कमल बोला, मुझे पहचाना? राजन आ गया। आप कौन? उसने ना पहचानने का नाटक किया, जबकि उसे वो अच्छी तरह जानता था। उस रात उसी से तो हाथापाई हुई थी। फिर जब नगमा ने इसे पुलिस बताया तब वो भाग छूटा था। अच्छा, मैं आप हो गया? राजन बुरी तरह हंसा। चलो इंट्रोडक्शन दे ही देते हैं। आई एम इंस्पेक्टर विक्रम रघुवंशी, मुंबई पुलिस। चलो इंस्पेक्टर कमल, भारती जी, अनीता जी, तलाशी लो। पूरी जगह की इतनी बड़ी हवेली में एक ही बंदा हो ये मुमकिन नहीं, और चप्पा चप्पा छान मारो। इस हवेली की हर एक मंजिल का कोई भी बचकर भागना नहीं चाहिए, और जो कोई भी मिले उन्हें खरोंच भी आनी नहीं चाहिए।
विक्रम ने कमल, अनीता और भारती को तलाशी लेने को कह दिया और अबरार को दबोच लिया। विक्रम के नई हवेली पर रेड मारती सारे तरफ अफरा तफरी मच गई। कमल, अनीता और भारती तीनों अलग अलग फ्लोर की तलाशी ले रहे थे। उस इतनी बड़ी जगह में हर फ्लोर पर 10-10 कमरे थे और एक एक बड़ा हॉल। कुल मिलाकर 50 कमरों से मिलकर बनी थी नई हवेली। इतनी बड़ी जगह पर किसी एक का भी ना मिल पाना कौतूहल का विषय लग रहा था। तीनों वापस लौट आए। सर कोई नहीं है, सब एक साथ ही बोले। वाट, अच्छे से चेक किया? उसे अचंभा हुआ। जी सर, लोग रहते थे, वो सारी चीज़ें और सामान तो है कमरों में, पर कोई मिला नहीं। सारे फ्लोर अच्छी तरह से चेक कर लिए। साले कहाँ रवाना किया सबको? हाँ बोल। विक्रम अबरार की खोपड़ी में बंदूक घुसाकर बोला। साहब, उसके कुछ कहने के पहले ही राजन आ गया। सर, हवेली के नीचे बहुत बड़ा अंडरग्राउंड है, वहां से ये मिली। सबकी नज़र आवाज़ के साथ मुड़ी। राजन की गिरफ्त में ताई थी, जो हाथ जोड़ती हुई उससे छोड़ देने की बात कर रही थी। उसे देखकर विक्रम के चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। वो फौरन अंडरग्राउंड एरिया में गया, जहां सारी लड़कियों को एक जगह इकट्ठा किया गया था। अनीता और भारती उनके साथ ही थे, उन्हें सहज महसूस करवाने की कोशिश में थे। विक्रम के कदम उन्हें देखकर ही ठहर गए। छोटी बड़ी हर उम्र की लड़कियां वहां मौजूद थी। किसी के चेहरे पर डर था, किसी के गुस्सा, तो किसी के सुकून। विक्रम छोटी बच्चियों के पास गया और उनके सिर पर हाथ फेरकर उन्हें देखता रहा। सभी पहले तो विक्रम से डरी, फिर उससे लिपटकर रोने लगी। पुलिस अंकल, हमें यहाँ नहीं रहना। ये सब लोग बहुत गंदे हैं, गंदे गंदे काम करते हैं। हाँ, हमसे भी करवाते हैं। जब हम नहीं करते तो हमें बहुत मारते भी हैं। हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। सब अपनी अपनी बातें रोते हुए कह रही थी। उन्हें देखकर विक्रम के दिल से अंदर तक चोट पहुंची और वो इस सोच में पड़ गया कि जैसे ये नाजुक सी कलियां जाने किस गंदी दुनिया में रहते हैं। ये विक्रम ने सभी को संतावना दी और उन्हें अपने साथ लेकर बाहर चला गया, मगर बड़ी लड़कियां हिली भी नहीं। क्या हुआ, चलिए, विक्रम ने पीछे मुड़कर कहा। कहाँ जाएंगे यहाँ से निकलकर? एक लड़की बोली। कौन सी जगह हमारी है? उसके बोलने के बाद आगे से आगे लड़कियां आकर बोलने लगी। हमारे लिए कोई घर नहीं बना, हमारे अपनों ने ही इस गंदगी में हमें धकेल दिया, जहाँ लोग रात के अंधेरे में अपनी मनमानी करने आते हैं और सुबह की रोशनी में शरीफ ज़ादे बनकर अपनी दुनिया में लौट जाते हैं। पर क्या हुआ, बदनाम तो हुए हम ही ना। लोग हमें ना जाने कैसे कैसे नामों से नवाजते हैं। समाज जाने की नज़रों से हमें देखता है, पर कौन जाने कि कोई भी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आता। तो धोखे से अपनों ने बेच दिया होता है, तो किसी को अपने परिवार के लिए आना पड़ता है, किसी को अपने पापी पेट के लिए खुद का दांव पर लगाना होता है। सब अपना अपना दर्द, अपनी अपनी कहानी बता रही थी, मगर ये कहते हुए किसी की आंखों में आंसू नहीं आ पाए, क्योंकि वे सभी अपनी ज़िंदगी में इतना रो चुकी थी कि उनके सारे अश्क सूख चुके थे। अब आंखें बिल्कुल ही खाली हो चुकी थी, जिनमें ना तो दर्द था, ना तड़प थी, ना शिकायत थी और ना ही कोई उम्मीद। विक्रम अभी सहानुभूति के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। उसे तो पल्लवी के जरिए ही पता चला था कि ये लड़कियां जाने क्या क्या सहती हैं, पर जब आज सबका दर्द मुंह जबानी सुना तो बहुत तकलीफ महसूस हुई। आप सभी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। पुलिस स्टेशन में आप सभी के बयान लिए जाएंगे, फिर केस भी दर्ज होंगे। कानून आपके साथ है, आप सब बेफिक्र होकर चलिए। विक्रम ने विश्वास दिलाया और उन्हें लेकर चला गया। ताई और अबरार दोनों को पुलिस स्टेशन लाया गया। बाहर न्यूज़ वालों को ना जाने किसने खबर कर दी कि देह व्यापार का खुलासा हो गया, पर विक्रम अभी कुछ भी बाहर नहीं आने दे सकता था, क्योंकि उसकी ज़रा सी लापरवाही इनसे जुड़े और गुनहगारों को उसकी पहुंच से दूर कर सकती थी। उसने जल्द से जल्द पूरा मामला सामने लाने की बात कही और अंदर चला गया। दोनों से पूछताछ की गई। अबरार तो पहले से ही डर रहा था, अब तो मिमियाते हुए स्वीकार कर लिया था कि वह इन धंधों के लिए लड़कियों का इंतज़ाम करता था। कस्टमर भी उसी के थे। ताई के साथ वो 6-7 सालों से ये काम करता था और सारी लड़कियों को वही यहाँ तक लेकर आता। उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और बयान लिए जा रहे थे। वहीं ताई से पूछताछ की जा रही थी, पर मजाल कि वो कुछ भी कहे। अनीता ने उन्हें रिमांड पर लेते हुए खूब खातिरदारी की, मगर वो भी सख्त चमड़ी की औरत थी, आसानी से कैसे सब उगल सकती थी। मार सहन करती रही, मगर बोली कुछ नहीं। फिर भी कम से कम अबरार की मदद से वो बहुत कुछ जान गए थे। अब उन्हें एक नई दिशा मिल गई थी, जिसे ध्यान में रखकर उन्हें आगे बढ़ना था। शाम को घर पर राजन विक्रम के कब्र से कपड़े निकाल रहा था। फिर विक्रम फ्रेश होकर आया तो उसे देखकर चिल्ला पड़ा। राजन, ये क्या कर रहा है मेरे कपड़ों के साथ? भाई, अच्छा हुआ आप आ गए, कपड़े दीजिए, बाहर धोबी खड़ा है। राजन कपड़े छांटता हुआ बोला। नो, ये नहीं, इसे वापस नीचे रख। विक्रम ने राजन के हाथों में पकड़ी ब्लू टी शर्ट की तरफ इशारा किया। क्यों, इसमें हीरे लगे हैं क्या? राजन उसे आगे पीछे करता हुआ देख रहा था। ही मान ले, उसने लपक कर टी शर्ट छीन ली। उस टी शर्ट में पल्लवी की खुशबू थी।
जो उसके करीब आकर गले लगने से उसमें समाई थी। अब इससे ज़्यादा तो विक्रम के लिए हीरे भी नहीं हो सकते थे, क्योंकि उसमें पल्लवी की मौजूदगी थी। उसके पास ना होकर भी होने का एहसास था, जो कि बेशकीमती हीरो से भी ज़्यादा अनमोल था उसके लिए। तभी अचानक विक्रम को याद आया। वो राजन से बोला, सुन, तुझे पता है वो चिपकू लड़की ने क्या किया था उस पार्टी वाली रात? क्यों, आपके अकेले रहने का फ़ायदा उठा लिया था क्या? वो शरारत से बोला। शट अप, इतना सस्ता भी नहीं विक्रम रघुवंशी जो हर किसी के हिस्से में चला जाए। और उस साइको के चक्कर में तो कभी नहीं। वो गुस्सा हो गया। अरे सॉरी सॉरी, बताओ क्या हुआ था? मुझे तो कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं तो टुन पड़ा था। यार, अपने सन की होने का सॉलिड प्रूफ दे दिया उस दिन। इस बार तो पूरी हद ही कर दी। उसके डैड के सामने मेरे से एंगेजमेंट करने की बात ही कह दी। बीते दिनों में विक्रम वो बात बिल्कुल भूल ही चुका था, पर उसे अब सब वापस याद आया तो वो गुस्से से भर गया। ओ बेटे की। फिर वो दिलचस्पी से सुनने लगा। ज़्यादा मज़े मत ले। तुझे पता भी है उसके डैड कौन है? कौन? एएसपी सर। क्या? कब? राजन, तो बकवास ही करता रहा कर। मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। सोचता हूँ कि अबरार और ताई का पूरा पर्दाफाश कर उन्हें सज़ा दिलवाने के बाद भाभी को प्रपोज कर दोगे। राजन ने बात पूरी कर दी। शट अप यार, कुछ तो सोच कर बोला कर। वो उसकी बेबाकी पर झेंप गया। भाई, सोचने का वक्त गया, तभी तो मैंने नगमा को कह डाला। क्या यही कि विल यू मैरी मी? वो उसी अंदाज में बोला। भौचक्का कर गया। विक्रम तो अब तक पल्लवी से साधारण बातचीत भी नहीं कर पाया था। इसी तरह चलता रहा तो फिर अपने जज्बातों से रूबरू करवाने के लिए उसे तो दोबारा जन्म ही लेना पड़ेगा। वो सोच में पड़ गया। उधर पल्लवी और नगमा मौसी की पूरी मदद कर रहे थे घर के कामों में। उनका मानना था कि किसी के घर में रह ही रहे हैं तो इतना करना तो फ़र्ज़ बनता है। मगर मौसी की नज़र उनसे अनगिनत सवाल पूछा करती थी, जिनके जवाब फ़िलहाल ही दोनों के पास नहीं थे। मौसी भी फ़ेस टू फेस उनको कुछ भी पूछकर उन्हें एम्ब्रेस नहीं करना चाहती थी। वो भी गुज़रते वक्त का इंतज़ार कर रही थी कि शायद सारी बातें अपने आप ही सामने आ जाएं, तो बेहतर है। और इंसानियत के नाते दोनों को अपने साथ रख रही थी, वो भी बिना शिकायत के। पल्लवी को विक्रम की और नगमा को राजन की कमी सताने लगी थी कि आज अगर वे साथ होते तो हालात कुछ और होते। नगमा तो फिर भी राजन से बात करने में कतराती, क्योंकि उसे डर था कि वह वापस उससे उसके सवाल का जवाब पूछेगा तो वो क्या कहेगी। राजन समझना ही नहीं चाहता था कि वो जैसा है समाज वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ जानते बूझते हुए आखिर वो उसके साथ अपना नाम कैसे जोड़ ले। वहीं पल्लवी भी विक्रम के एहसास को भुला नहीं पाई थी। वो जानना चाहती थी कि विक्रम अपने मकसद में कहाँ तक कामयाब हो पाया। यूं ही शाम को वो उसी के कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी, तभी उसकी नज़र टेबल पर फड़फड़ाते हुए पन्ने पर ठहरी। वो उसके पास गई। उसने देखा उस पर कुछ लिखा हुआ था। उसने पढ़ा, अगर मुझसे बात करने का दिल करे तो बेफिक्र होकर कभी भी किसी भी वक्त मुझे फ़ोन कर देना, विक्रम। नीचे उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। पल्लवी का दिल जोर से धड़का, जैसे विक्रम ने खुद अपने मुंह से ये बात कह दी हो। फिर वो इधर उधर देखने लगी, फिर पन्ना मुड़ा। तब जो लिखा था उससे उसकी सांसें ही बिखर गई। एक्स्ट्रा फ़ोन मेरी कबड़ में रखा है, मुस्कुराना बंद कीजिए और मुझे फ़ोन कर दीजिए। पल्लवी ने उस कागज़ के टुकड़े को अपने सीने से लगा लिया। उफ, कितना कुछ जानता है वो उसके बारे में। कबड़ की तरफ बढ़ी तो कीपैड वाला मोबाइल रखा था। शायद विक्रम को लगा कि पल्लवी ने मोबाइल का इस्तेमाल कभी किया नहीं होगा, तभी सिंपल सा फ़ोन उसके लिए रख कर गया था। कितना ख्याल रखता था वो उसकी छोटी छोटी बात का। उसने फ़ोन देखा, वो ऑन ही था। पल्लवी ने बड़ी हिम्मत करके मोबाइल में नंबर डायल करने शुरू किए। जैसे जैसे वो डिजिट दबाती वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनों की रफ्तार दुगनी चौगनी होती जा रही थी। आखिर में उसने फ़ोन मिला दिया। रिंग जाने की आवाज़ से ही वो घबरा गई और फ़ोन रखने ही वाली थी कि विक्रम की दिलकश आवाज़ उसके कानों में पड़ी। महज उसकी आवाज़ सुनकर ही पल्लवी की सांसें बेतरतीब होने लगी थी। उसे उसी पल विक्रम से गले लगना याद आ गया। अब वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसे चुप देखकर विक्रम ही बोला कि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर दिल जश्न मनाने लगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा था जब विक्रम ने कुछ इस अदा से उसका नाम लिया था। वो संभल कर बोली, आपको कैसे पता चला? मैंने कहा था ना, आपकी बातों के साथ साथ आपकी खामोशी भी सुनूंगा। और आपको याद हो तो हमने ज़्यादा वक्त खामोश रहकर ही बिताया था। विक्रम के लफ्ज़ों में गहराई थी। पल्लवी उसकी बातों से निशब्द रह जाती थी। खामोशी भरे शुक्रिया को सुनने के बाद विक्रम ने कहा, फ़ोन स्पीकर पर डाल लीजिए, आपको और माधुरी को कुछ बताना है। पल्लवी फ़ोन लेकर नगमा के पास चली गई और स्पीकर पर डालकर बैठ गई। दिल थामकर मेरी बात सुनिए दोनों, हमने नई हवेली पर रेड मारी थी। अबरार और सविता ताई हमारे कब्जे में हैं। विक्रम की आवाज़ से ही उसकी खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता था।
कि इतना कहते ही पल्लवी और नगमा हक्की बक्की रह गई। उन्हें अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। दोनों इस सोच में पड़ गई कि चीज़ें कितनी मुश्किल थी, पर विक्रम की कोशिशों ने उन्हें आसान कर ही दिया। उन दोनों के मन में इतनी सारी भावनाएं एक साथ दस्तक दे रही थी कि दोनों निशब्द ही हो गई। उधर उन दोनों को चुप देखकर विक्रम वापस बोला, हेलो, मुझे सुन पा रही हैं आप दोनों? हाँ हाँ विक्रम, हम दोनों बहुत खुश हैं, इतने कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कहें। नगमा ने भी भीगी सी आवाज़ में कहा। वहाँ से मिली लड़कियाँ कहाँ हैं? पल्लवी ने पूछा। उन्हें किसी महफूज जगह पहुँचा दिया गया है, सुरक्षित हैं। उनके स्टेटमेंट होंगे तब वे आएंगी। और अबरार ने कुछ उगला कस्टमर्स के बारे में, या और कौन कौन जुड़ा है उनके साथ इस धंधे में? नगमा ने पूछा। फिलहाल आसानी से नहीं बोलेंगे, अबरार तो फिर भी कुछ बता रहा है, पर यह ताई तो बहुत शातिर है। हमारी लेडी कांस्टेबल अनीता जी के रिमांड पर लेने के बाद भी मुंह नहीं खोल रही। कल मैं खुद बात करूंगा और जल्द से जल्द पता लगाऊंगा कि जाने कितने इलाकों में गैर कानूनी तौर पर ये गलत काम करते होंगे। गिरोह का पूरा पता लगाना बाकी है, पर अब सब जल्द ही होगा, विक्रम ने आश्वासन दिया। आपके पास मौसी हैं तो उनसे भी बात करवा दीजिए। इतने में मौसी दरवाजे के पास खड़ी उनके सामने आ गई। उन्होंने उनकी बातें सुन ली थी। वो खुश थी, पर इस जीत के बाद आने वाली परिस्थितियों का वो अंदाज़ा अभी से लगा चुकी थी, इसलिए थोड़ी परेशान भी थी। पल्लवी ने उन्हें फ़ोन थमा दिया। मौसी, आपके बेटे ने जो वचन लिया था उसके पूरे होने की शुरुआत हो चुकी है। बस अब उन लड़कियों को इंसाफ और उनके गुनहगारों को सज़ा दिलवानी बाकी है। विक्रम ने गंभीरता से कहा। शाबाश बेटा, प्राउड ऑफ यू। उनकी आवाज़ में फ़ख्र था। मौसी, अब पल्लवी ठीक है ना? विक्रम की बातों में गहरी फिक्र थी जो मौसी को समझ आ गई। उन्होंने एक नज़र पल्लवी को देखा और सिर्फ हाँ कह दिया। मौसी, उन दोनों का ख्याल रखना। उसने दांतों तले जीभ दबाकर आखिर में कह ही दिया। अच्छा, तू सिखाएगा मुझे? मौसी हंसने लगी, फिर बोली, जिसके हिस्से में तुम जैसे शख्स हो वो तो खुद ब खुद ही महफूज रहेंगी ना। उन्होंने कहा और फ़ोन रख दिया। विक्रम उनकी इस बात पर सोचने लग गया कि हाँ, वाकई वो पल्लवी को एक सुरक्षित ज़िंदगी दे सकेगा, जिसके ख्वाब वो हमेशा से बुनती आई होगी, जहाँ पल्लवी के हिस्से में दुनिया जहान की खुशियाँ होंगी। पल्लवी और नगमा एक दूसरे के गले लग गई और रोने लगी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ताई को उनके किए की सज़ा मिलने को है। फिर नगमा को भी अबरार जैसे हैवान से भी छुटकारा मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि जिस दिन का इतनी शिद्दत से इंतज़ार किया जाता है, फिर जब वो पल आए तो खुद को यकीन दिलाना ही मुश्किल हो जाता है। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। ज़िंदगी ने कितने कम दिखाए थे उन्हें कि वो अब कोई सुनहरा ख्वाब भी देखें तो आंखों में तकलीफ होने लगती है। आप ही सुना आपने, सारी लड़कियां, सारी बच्चियां ताई की दुनिया से रिहा हो चुकी हैं। अब किसी को भी वो जहन्नुम जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। पल्लवी की आवाज़ में बेतहाशा खुशी थी, पर आंसुओं ने उसका गला चौक कर दिया था। हाँ बच्चा, अब सारा हिसाब बराबर होगा, सबके हिस्से में इंसाफ आएगा और जिस्म फरोशी के धंधे का किस्सा भी ख़त्म होगा। पल्लवी एक अलग ही उमंग से बोली। मौसी भी खुश थी। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ फेरकर खूब आशीर्वाद दिए। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि अभी तो बस वे दोनों मिले थे। अभी तो पूरा गिरोह सामने आना बाकी था। वहीं विक्रम भी अपना काम शिद्दत से कर रहा था। उसने ताई से सच उगलवाकर स्टेटमेंट लिखवा लिया था, जिसमें उन्होंने कबूल किया था कि वह देह व्यापार में शामिल थी और किसी होटल की आड़ में नई हवेली बनवाई और वहां धंधा शुरू किया। उसने ये काम करने में अपनी उम्र बिता दी। अब उस होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और उनकी पूरी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी थी। विक्रम पूरी तरह अपने मकसद में डूब चुका था। उसे इस धंधे से जुड़े तारों को भी सुलझाकर सारे लोगों को सामने लाना था, क्योंकि वो जानता था मामला जितना गंभीर दिख रहा था, वो भले ही कहीं भी चला जाता, उसके जहन में हरदम पल्लवी मौजूद रहती थी। यही हाल पल्लवी का भी था। वह तो उसी के घर में रहती थी, तो उसकी यादों में उसका शामिल होना जाहिर था। विक्रम जब भी परेशान होता, वह भी सिगरेट के धुएं के साथ अपने गम उड़ाने की कोशिश में लग जाता, पर जैसे ही सिगरेट निकालता उसे पास ही में पल्लवी नजर आ जाती, जो उसे ये करने से रोकती थी। यूं ही दिन से एक हफ्ता गुजर चुका था। पल्लवी ने उस दिन के बाद विक्रम को कभी कॉल करने की हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि उसकी आवाज़ सुनते ही उसको देखने का मन करने लगा था, जो मुमकिन नहीं था। फिर यूं ही एक शाम पल्लवी जब पूजा कर रही थी, तब दिल से अचानक ही एक फरियाद निकली। हे भगवान, उन्हें देखने की बेचैनी बढ़ती जा रही है, मुमकिन हो तो एक बार उनसे मुलाकात करवा दे। वो खुद दिल की इस तमन्ना पर हैरत में थी। वो कब उसे यूं मांगने लगी। वो असमंजस में उठती हुई छत से नीचे आ गई। सामने जो देखा वो किसी ख्वाब से कम नहीं था। हाँ, सामने दरवाजे पर विक्रम खड़ा था।
वही अपनी चिरपरिचित मुस्कान लिए अपनी शिद्दत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कहीं ये उसकी आंखों का धोखा तो नहीं। उसे भ्रम सा लग रहा था। वो कुछ कहने को आगे बढ़ती उससे पहले राजन भी गाड़ी पार्क करके आ चुका था। हेलो भा। वो फ्लो फ्लो में कुछ भी कह जाता। अगर विक्रम ने उसके पेट में कोहनी ना मारी होती वो झेंपता हुआ अंदर चला गया। अब पल्लवी को यकीन आया कि दुआएं इतनी जल्दी भी कबूल होती हैं। विक्रम का आना इस बात का पुख्ता सबूत था। वहीं जब विक्रम ने उसे देखा तो नजर ही नहीं हटी। वो सिर पर दुपट्टा ओढ़े बेहद खूबसूरत लग रही थी। दिल किया उसे देखता ही जाए, पर तभी मौसी आ गई। अरे विक्रम, तू अचानक? मौसी हैरत में थी क्योंकि विक्रम का आना जाना बढ़ने लगा था, वो भी पल्लवी की वजह से। नहीं तो इससे पहले तो वो उसे घर बुलाने की मिन्नतें करते करते थक जाती, मगर विक्रम तो किसी त्योहार पर भी घर नहीं आता था। सरप्राइज पसंद नहीं आया, वो कह तो मौसी को रहा था, पर देख पल्लवी की तरफ रहा था। धत, कैसी बात कर रहा है, तेरा घर है, जब चाहे आ। मौसी उसे अपने साथ ले गई। वो पलटकर पल्लवी को देखता रहा। पल्लवी भी उनके पीछे आ गई। मम्मा रेडी हो जाओ, आज बाहर डिनर होगा। राजन बोला, ए डफर, ऐसे बताया जाता है? विक्रम बोला, मौसी मैं बताता हूँ, माधुरी और आप भी आ जाइए। विक्रम सबको बैठाकर बोला, मौसी, उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। अब उनसे जुड़े लोगों का भी पता चलने वाला ही है। बहुत से लोगों तक तो हम पहुंच भी चुके हैं। बस उनसे जुड़े सारे लोग मिल जाएं तो इंसाफ दूर नहीं। माधुरी, तुम्हें भी अबरार से छुटकारा मिलने वाला है। विक्रम, नगमा का अबरार से क्या रिश्ता है? मौसी अब बिना पूछे नहीं रह सकी। इस पर सब खामोश थे, एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। पर नगमा ने थके हुए स्वर में कहा, मेरे शोर। क्या? मेरा मतलब? मौसी को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उसके कहते ही राजन मुठ्ठियां कसकर दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। जी, यही मेरी सच्चाई है। मेरे शोहर ने ही मुझे इस दलदल में धकेला। विक्रम और राजन ये बात जानते हैं। मौसी खामोश रह गई। वो सोच रही थी। बातें तो उससे भी ज्यादा गहरी निकली। राजन को देखकर ही बताया जा सकता था कि वो नगमा के लिए क्या भावनाएं रखता है। उन्हें बहुत बुरा भी लगा। मौसी, गलत रिश्तों में बंधने से बेहतर है अलग हो जाना। क्या इस जिंदगी में सबको अपनी हक की खुशियां नहीं मिलनी चाहिए? बेटा, मुझे भी बुरा लगा नगमा के लिए। मुझे पूरी सिंपैथी भी है। अम्मा, उन्हें सिंपैथी की नहीं, साथ की ज़रूरत है। और मैं। राजन आगे अपनी बात कह ही देता कि नगमा आगे आकर बोली, क्या आप मेरा रिश्ता सोच रहे हैं? छोड़िए, अब ये बताइए जश्न कहाँ मनाएं, हमारी इतनी बड़ी खुशी को। मौसी का मूड ख़राब हो गया था। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। पर बात यह नहीं थी कि उन्हें विक्रम के काम से कोई खुशी नहीं थी। नहीं, बहुत खुश थी वो। विक्रम की मेहनत रंग लाई और पल्लवी और नगमा और भी बाकी लड़कियों को इंसाफ मिलेगा। पर एक औरत होने के साथ साथ वो एक माँ भी तो थी। उन्हें अपने बच्चे की फिक्र थी। उन्होंने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, आप चारों जाओ बच्चों, मेरी तबीयत वैसे भी सही नहीं है। फिर घर में रुकने के लिए भी कोई होना चाहिए ना। अरे मौसी, पुलिस वालों के घर में कैसा डर? चोर उचक्कों को भी 100 बार सोचना पड़ेगा। विक्रम ने माहौल हल्का करते हुए कहा। पर वे नहीं मानी और बोली, आप सब जाइए ना आराम से। वो कहकर अंदर चली गई तो राजा ने भी नगमा को अपने साथ ले गया। पल्लवी गई नहीं। वो आंखों से ही विक्रम को मौसी के पास जाने को कह रही थी। विक्रम ने हामी भरी और पल्लवी को तैयार होने का कहकर मौसी के पास चला गया। मौसी कमरे में नहीं थी, शायद किचन में चली गई। विक्रम के लिए बेड पर कपड़े रखकर गई थी। विक्रम को उनकी यही बात तो सबसे ज़्यादा पसंद थी कि वो भले ही किसी भी मूड में हो, वो अपना फ़र्ज़ पहले रखती थी। उसने सोचा पहले तैयार हो जाए फिर बात कर लेगा। उसने चेंज किया और रेडी होने लगा। इतने में मौसी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। क्या हो रहा है? उन्होंने पूछा। अरे आ गई आप, मैं रेडी हो रहा हूँ, उसने वॉच पहनते हुए कहा। मैं बाहर जो हुआ था उसके बारे में पूछ रही हूँ। वो सख्ती में थी। उसके परफ्यूम लगाते हाथ रुके। जानता था उनके सवालों से और भागना मुश्किल है। कभी ना कभी तो उसे जवाब देना ही होगा, तो अभी क्यों नहीं? वो उनके पास गया और उन्हें बेड पर बैठाकर खुद उनका हाथ पकड़े घुटनों के बल बैठ गया। क्या जानना चाहती हैं आप? वो गहरी सांस लेकर बोला, मेरे सवाल तू जानता है, इसका जवाब भी तो आप जानती हैं। विक्रम भी तपाक से बोला। विक्रम, मुझे गलत मत समझना, मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूँ बेटा। जानती हूँ दोनों बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है, मैं उनसे खफा नहीं, पूरी इंसानियत से उनके साथ हूँ। पर बेटा, उनकी बीती ज़िंदगी, उनका अतीत, उनका आने वाला कल, ये सब मुझे बहुत डरा रहे हैं। फिर कुछ देर रुकी। बहुत प्यार करते हो ना पल्लवी से? मौसी ने उसके चेहरे को ऊपर करके पूछा। विक्रम उन्हें देखता ही रह गया। हाँ, माँ ऐसी ही तो होती है, जो बच्चों की पलकों को देखकर ही उनकी आंखों में बुन रहे ख्वाबों को भी जान ले। फिर विक्रम की आंखों में तो सिर्फ पल्लवी ही पल्लवी थी। कोई भी देखकर बता दे। मौसी। उसके कुछ कहने के पहले ही मौसी ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम्हें जन्म नहीं दिया इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि तुझे जानती नहीं।
राजन से ज़्यादा तुझे जानती है तेरी ये मौसी माँ। फिर क्या सुनना चाहती हो आप? विक्रम, जिस दिन तू उसे यहाँ लेकर आया था तभी समझ गई थी। पर बच्चा, ये दुनिया, ये समाज किसी ऐसे रिश्ते को नहीं समझता, ना ही समझेगा। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? उन्होंने उसकी आंखों में झांक कर कहा। मौसी, मेरी दुनिया, मेरा समाज अब जो है सिर्फ वही है। उन्हीं से शुरू होकर उन्हीं पर ख़त्म है। मुझे लोगों से ना तो पहले फ़र्क पड़ता था और ना अब पड़ेगा। जब रिश्ता रूहानी हो तो कोई दायरा, कोई सरहद उन्हें नहीं रोकती। विक्रम की बातों में गहराई थी, क्योंकि वाकई उसका इश्क रूहानी ही था। विक्रम, इतना प्यार कब हुआ उससे? वो उसके हद से पार होते एहसासों को देखकर अचंभित थी। पता नहीं, बस अब जो हैं वही हैं। वो उनके गले लग गया। मौसी भी भावुक हो गई। विक्रम, मुझे बहुत डर लग रहा है, जाने क्या अंजाम होगा इन सब का। तेरे लिए, तेरी खुशियों के लिए, तेरी सलामती के लिए बहुत तड़पती रही हूँ, कहीं तुझे कुछ हो ना जाए। उन्हें अनजाना डर सता रहा था। अरे मौसी, आप हैं ना मेरे लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बेफिक्र रहें। वो उनका माथा चूमकर जाने लगा तो आगे पल्लवी खड़ी थी। उसके पैर ही जम गए। ओह गॉड, कहीं इन्होंने सब सुन तो नहीं लिया? मौसी ने वापस आवाज़ लगा दी। विक्रम, उसे बताया तूने? वो विक्रम से पूछ बैठी। विक्रम सिर पीटने लगा। वो उनके पास गया। अभी मैं क्या, उन्होंने तो खुद को ही खुद से नहीं कहा होगा। वो पल्लवी की तरफ देखकर बोला। तो पल्लवी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो वापस मुड़ गई। ठीक है मौसी, ज़्यादा मत सोचना, हम चलते हैं। वे बाहर आ गए। वो बाहर आया तो पल्लवी को देखता ही रह गया। वो उसी को लाया हुआ फिरोजी रंग का सूट पहनकर आई थी। बालों को ढीला छोड़कर गूंथ कर चोटी की हुई थी। मेकअप को छुआ भी नहीं था। आंखों में छिपी शर्म और झिझकी उसे खूबसूरत बना रही थी। वो भीनी सी मुस्कुराहट लिए इधर उधर देख रही थी और विक्रम सिर्फ उसी को। आज वो कई दिनों बाद तैयार हुई थी। इतनी खूबसूरत लग रही थी कि विक्रम ने मन ही मन में उसकी नज़र उतार डाली। भाई चलें? राजन ने कंधे पर हाथ रखकर खोए हुए से विक्रम से पूछा। हाँ चलो। वे सभी चले गए। उन दोनों ने फिल्म देखने का सोचा था। पल्लवी और नगमा ने भी हामी भर दी। पल्लवी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि विक्रम को पता था कि उसे फिल्म देखने का कितना शौक है। उसकी आंखें यूं ही छलछला गई। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं। उदास है ना आप? वो उसे देखने लगी। आपकी ख्वाहिशें बिना बोले समझ रहा हूँ, पर आपकी ज़िंदगी में आने के लिए देर कर दी, यही ना? वो पास से गुजरता हुआ बोला तो वो हक्की बक्की सी उसे देखती ही रह गई। मेरी मुस्कुराहट के पीछे के दर्द भी जान गए। उफ, कितना ज़्यादा जानते हैं ये मुझे। वो उसके कदमों पर चलती रही। थिएटर में जो भी फिल्म लगी थी वही देखना तय हुए था, क्योंकि मूवी देखनी किसे थी? उन चारों को तो बस एक दूसरे के साथ वक्त बिताना था। राजन ने हॉल में जाते ही नगमा का हाथ पकड़ लिया और आगे चलकर बैठ गया। नगमा बेचारी बुरी तरह झेंप गई। पल्लवी भी दुपट्टे में अपना हाथ छिपा रही थी। उसकी इस अदा पर विक्रम बिना मुस्कुराए नहीं रह सका, पर उसने शालीनता से उसे पहले बैठने को कहा और खुद राजन के पास बैठ गया। पहले विक्रम, फिर राजन, उसके पास नगमा, फिर पल्लवी बैठी थी। विक्रम और पल्लवी दोनों कोनों पर बैठे थे, जबकि राजन नगमा साथ साथ। नगमा तो सिमटी हुई बैठी थी। फिल्म शुरू हो गई थी। राजन फिल्म देख रहा था और नगमा को भी बीच बीच में बता रहा था। वहीं दो बेचैन दिल और आंखें सामने देखती हुई भी उसमें ध्यान नहीं लगा पा रही थी। पल्लवी की नज़र बार बार विक्रम को देखने को उठती, पर वो उसे देख नहीं पाती, क्योंकि राजन बीच में ही था। वहीं विक्रम थोड़ा झुककर बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि पल्लवी उसे देखने की कोशिश में है। जैसे ही पल्लवी वापस देखने लगी तो विक्रम दिख गया। उफ, विक्रम की हरकतें पल्लवी को बेचैन कर रही थी। वो तो उसे देखने में ही डूब जाती अगर फिल्म में ये गाना ना बजता। मेरी हंसी में छुपे दर्द पहचानता है तू, हर दुआ में मुझे ही मुझे मांगता है तू। मेरी हंसी में छुपे दर्द पहचानता है तू, हर दुआ में मुझे ही मुझे मांगता है तू। बारिशों में मेरे अश्क पहचानता है तू, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मुझको जानता है तू। क्योंकि मुझसे ज़्यादा मुझको जानता है तू। ये गाना बिल्कुल उन्हीं के हाल को बयान कर रहा था। पल्लवी को उससे भी ज़्यादा जानने लगा था। उसकी खुशी की हंसी, गम के आंसू, गुस्से के पीछे की परवाह, सब कुछ। इतना तो पल्लवी भी खुद को नहीं जान पाई थी। विक्रम इस बार अपनी जगह से ही उठ गया। हॉल में अंधेरा था। पल्लवी ने दोबारा उसकी तरफ देखा तो वो नजर ही नहीं आया, तो वह घबरा गई और अपना हाथ पास की कुर्सी पर रखा। छूकर ही उसके स्पर्श को अलग ही महसूस हुआ। विक्रम उसके पास ही आकर बैठ गया था। गाना बज रहा था जैसे पर्दे पर हीरो हीरोइन एक दूसरे में खोए हुए थे। उसी तरह पर्दे के बाहर पल्लवी और विक्रम तो बस एक दूसरे को ही देख रहे थे, जैसे ये सब उन्हीं के लिए लिखा हो। वाकई विक्रम उसे जानता था, तभी तो उसकी बेचैनी जानकर उसके करीब ही आकर बैठ गया।
वे ऐसे ही एक दूसरे को देखते रह जाते अगर लोगों की तालियां और सीटियां ना बजती तो। अब दोनों हरकत में आए। हॉल में रोशनी हो चुकी थी। राजन विक्रम को ढूंढ रहा था पर वो उसके पास था ही नहीं। पल्लवी अब सक पका गई। भाई ये रहा मैं, उसने पल्लवी के पीछे से मुंह दिखाकर कहा। अरे आप उधर कब? अरे वो मेरी सीट पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी। विक्रम ने सीट की तरफ इशारा किया। पल्लवी ने आंखें बंद कर ली क्योंकि विक्रम का झूठ पकड़ा जाने वाला था। पर यह क्या, वहां सच में कोल्ड ड्रिंक थी। पल्लवी ने विक्रम को देखा तो उसने कंधे उचका दिए। इससे ये पता चल रहा था कि उसने सब जानबूझकर किया। पल्लवी के मन में गुदगुदी होने लगी। मूवी के बाद सबने खाना खाया पर खाना खाते वक्त भी पल्लवी को अपने चेहरे पर विक्रम की नज़रों की तपिश महसूस हो रही थी, जिस वजह से वो नज़र उठा ही नहीं पाई और विक्रम उसे यूं ही देखता रहा। बस लौटते वक्त सबने पैदल जाने का ही सोचा। विक्रम और राजन साथ साथ चल रहे थे और नगमा पल्लवी पीछे। विक्रम ने अपनी गति धीमी की और शूलेस बांधने के लिए रुक गया। राजन और नगमा आगे आगे चले गए पर पल्लवी जाती उससे पहले ही विक्रम ने उसकी कलाई पकड़ ली। पल्लवी अचानक ही रुक गई। उसके पैर ही नहीं उठे। विक्रम उसके पीछे से होते हुए करीब आया और सर्द आवाज में बोला, हर राह आसान हो जाए अगर आपका अजीज शख्सी हमरा ही हो जाए, आप बनेंगी ना? पल्लवी क्या कहती, उसे तो कुछ सुनाई दिखाई देना ही बंद हो चुका था। बस उसका एहसास महसूस हो पा रहा था। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी पर जुबान साथ नहीं दे पाई। उसने पलकें झुका ली तो विक्रम की पकड़ ढीली होकर उसकी हथेली पर कस गई। उनकी उंगलियां जब आपस में उलझी तो उलझ गए थे उनके एहसास, उनकी सांस, वे खुद। क्योंकि ये पहली दफ़ा था जब विक्रम ने उसका हाथ पकड़ा था, उसे छुआ था। पर यह साथ ज़्यादा नहीं था क्योंकि उनके पीछे ही 3-4 लड़के आ रहे थे। रात में लड़की को देखकर फब्तियाँ कसते और भद्दे भद्दे इशारे करते हुए उनके करीब से गुजरने लगे। ये देखकर पल्लवी की पकड़ मजबूत हो गई। वहीं नगमा भी राजन के साथ चलने लगी। विक्रम ने पल्लवी को दूसरी तरफ करना चाहा पर वे तो बाइक से उतरकर पल्लवी के और पास आ गए। विक्रम को अब गुस्सा आने लगा था। अब तो तब हो गई जब एक ने पल्लवी का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। ओए होए हुस्न की मल्लिका, देख यार क्या क़यामत की खूबसूरती है बंदी की। हाँ यार, पर ये रानी इतनी रात को घूम क्यों रही है? वे अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे जिससे पल्लवी बुरी तरह घबरा गई। वहीं विक्रम का खून खोल उठा। पल्लवी के साथ ऐसे होते देख उसे पता था वो अपनी पुरानी ज़िंदगी भूल पाने में अब भी कामयाब नहीं हुई है। फिर ऐसे में उसे वापस हुस्न की मल्लिका कहना, ऐसे करना और डरा रहा था। नगमा भी उसके पास जाने को कह रही थी पर राजन ने रोक लिया। उनकी पकड़ मजबूत थी। पल्लवी छूटने को कसमसाई भी पर वो नहीं छूट पाई। अब उसकी आंखें भर आई थी। विक्रम को यह हरगिज बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बेधड़क आगे आया और जिसने पल्लवी का हाथ पकड़ रखा था उसका हाथ मरोड़ दिया। दर्द से कराहता हुआ उसने पल्लवी का हाथ छोड़ दिया। वो अपनी कलाई सहलाती हुई विक्रम के पीछे खड़ी हो गई। वे बदमाश अब भी पल्लवी की तरफ आए तो पल्लवी ने विक्रम के कंधे पर हाथ रख दिया और उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली। विक्रम ने उसे देखा तो वो बहुत घबरा गई थी। बस इसी का फायदा उठाकर विक्रम के मुंह पर एक ने मुक्का जड़ दिया। पल्लवी डर के मारे उसे पुकार भी नहीं पाई। भाई! राजन आगे आ गया। विक्रम ने अब उन्हें पीटना शुरू कर दिया और बोला, हो कौन तुम लोग? ऐसे किसी भी लड़की को छेड़ोगे? शर्म नाम की चीज़ है भी कि नहीं? ऐसे तू ज़्यादा हीरो मत बन। ये लड़की इतनी रात को घूमी क्यों रही है? ओह ये मेंटलिटी है तुम छोटी सोच वालों की। लड़की रात को घूम भी नहीं सकती। क्यों एक लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले अपने घर में ही झांक लो। तुम्हारी बहन को कोई ऐसे छेड़े तो? विक्रम उसे मार रहा था। राजन ने उसे छुड़ाने की कोशिश भी की, ये कहकर कि ये सभी बेवड़े हैं, इनसे उलझने का कोई मतलब नहीं। और विक्रम उस एक बंदे को ही मार रहा था जिसने पल्लवी को पकड़ा था। उन्हें छुआ भी कैसे तूने? हाँ, हिम्मत भी कैसे की उन पर नज़र डालने की? पल्लवी तो बस उसे देखती ही रह गई। भले ही मौका सही नहीं था पर उसे अपनी कही बात ही याद आ गई। कोई ऐसा हो जो मेरे लिए लड़ जाए, सबसे मेरी हिफाजत करे। विक्रम ने उसे अपना हीरो तो बहुत पहले नजर आ गया था पर आज उसने ये भी साबित कर दिया था कि वो उसे हर मुश्किल से बचाएगा। उसने भी कह दिया, छोड़ दीजिए उसे। विक्रम ने उसी पल छोड़ दिया और पल्लवी के पास आ गया। आप ठीक है ना? हम ठीक हैं, घर चलिए, वो भर्राई आवाज़ में बोली तो सभी आगे बढ़ गए और वे लड़के भी गिरते पड़ते अपने रास्ते हो लिए। वापस आते आते वो लेट हो गए थे तो विक्रम ने एक्स्ट्रा की से ही दरवाज़ा खोला और सब अंदर आ गए। राजन नगमा को कमरे में छोड़कर विक्रम के साथ जाने लगा पर उसने जाने क्या सोचा और पल्लवी से उसके कमरे तक छोड़ने को कह दिया। विक्रम उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया। पल्लवी ने विक्रम को बेड पर बैठा दिया। अब उसे नज़र उठाकर देखा तो दिल ही पिघल गया।
विक्रम का ध्यान कभी नहीं भटकता, पर आज वो पल्लवी को देख रहा था। जिस वजह से उस गंडे ने उस पर हमला किया, उसी वजह से उसके होंठ के नीचे हल्का कट लग गया था। चोट तो छोटी सी थी, पर पल्लवी की फिक्र बहुत ज़्यादा थी। वो जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आई और उसके सामने बैठ गई। उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी विक्रम को देखने की। वो नज़रें झुकाए हुए ही उसे दवा लगा रही थी। उसके स्पर्श और दर्द से विक्रम के मुंह से आह निकल गई। बस उसकी इसी आह में पल्लवी की जान निकल गई। फिर अब तक रोक रखा एक आंसू छलक ही गया। विक्रम उसे देखता ही रह गया। आज पहली बार वो उसके इतने नज़दीक बैठी थी, जैसे कोई खूबसूरत सपना सच हो रहा हो। उसकी समुद्र सी गहरी आंखों में आंसुओं का खामोश सैलाब उमड़ा था। उसके गुलाबी होंठ फड़फड़ा रहे थे। विक्रम के हाथ अचानक ही उसके आंसू पहुंचने के लिए बढ़ गए। आप रो क्यों रही हैं? आपको भी कहीं चोट तो नहीं आई? वो उसकी नाजुक कलाई देखकर बोला। आपको तो आई है ना? उसकी मासूमी पर उसे बेहद प्यार आया। उसका दिल किया कि अभी उसे अपने सीने से लगा ले और उसे बता दे कि क्या बन चुकी है वो उसके लिए। उसने खुद से वादा कर रखा था कि कभी खुद से पल्लवी के करीब नहीं जाएगा। हाँ, अगर उसने खुद से कोई कदम बढ़ाया तो वो उसे रोकेगा नहीं। विक्रम ने फिर संभलते हुए कहा, आप जाइए, रात बहुत हो गई है, आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं। पल्लवी को ये बात चुभ गई। वो बोली, क्यों? एक कोठे वाली लड़की का भरोसा नहीं? विक्रम को इस बात पर हद से ज़्यादा गुस्सा आया। उसने उसे अपने बेहद करीब खींच लिया और बोला, हिम्मत भी कैसे हुई आपकी ऐसी वाहियात बात अपने खिलाफ? फिर कभी भी बोलने के बारे में सोचना भी मत। आप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, बस खुद के सब्र पर नहीं। पल्लवी का चेहरा विक्रम के काफ़ी नज़दीक आ गया था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। उनकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी। अचानक ही विक्रम के होंठों पर नज़र पड़ी तो पल्लवी ने अपने दिल को लानत भेजी और फिर जल्दी से उठकर चली गई। विक्रम बस उसे देखता रह गया। कितनी पागल हैं ये, खुद के लिए क्या क्या सोच लेती हैं। खुद को ये तो पता ही नहीं कि दवा लगाते वक्त ही कैसे कांप रही थी और ये अपने इरादों पे शक करेंगी। विक्रम सिर झटक कर सो गया। वहीं पल्लवी को लगा कि उसे नींद आ गई है। वो थोड़ी देर बाद वापस उसके कमरे में चली गई। खिड़की से आती रोशनी से उसका चेहरा और मासूम लग रहा था, जो उसे उसकी तरफ खींच रहा था। पल्लवी उसके करीब गई और उसके चेहरे पर अपना हाथ फेर कर बोली, हम कभी कह ही नहीं पाएंगे कि आप हमारे लिए क्या बन गए हैं। भगवान आपको हर मुश्किल से महफूज रखे। वो वापस जाने ही वाली थी कि जा नहीं पाई और बड़ी हिम्मत जुटाकर उसके चेहरे को हाथों में भर लिया। एक गहरी सांस लेकर उसने अपने होंठ विक्रम के माथे पर रख दिए। यूं लगा जैसे उसने उसकी रूह छू ली हो। उसे एक बार गले लगाने की चाह थी, पर खुद को काबू में करती हुई उठकर चली गई और उसके जाते ही विक्रम ने आंखें खोल ली। वो जगा हुआ ही था। उसने ये एहसास अपने भीतर तक जज्ब कर लिया और मुस्कुराते हुए नींद के आगोश में चला गया। विक्रम को तो ख्वाब भी अब पल्लवी के ही आने लगे थे। वो अब उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत बनने लगी थी। जहाँ दो दिल एक दूसरे के लिए जीने मरने के ख्वाब देख रहे थे, वहीं कोई था इसे उनके आज की ही नहीं, आने वाले कल की हर पल की फिक्र सताए जा रही थी। विक्रम की मौसी माँ ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें करके उस आने वाली सारी मुश्किलों और परेशानियों से अवगत करवा दिया था, पर विक्रम और राजन अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत एहसास में कुछ इस कदर खो गए थे कि उन्हें सही गलत से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। पर वो तो ऐसे नहीं बैठ सकती थी, आखिर माँ थी वो उन दोनों की। तो जब विक्रम नहीं समझ रहा था, तब मौसी ने राजन को समझाने की कोशिश की। सुबह राजन के उठते ही वो उसके पास गई। राजन, कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती बेटा? उन्होंने चाय पकड़ाते हुए पूछा। मम्मा, सब तो जानती है ना आप, और जो आप मेरे मुंह से सुनना चाहती हो वो भी कह ही देता हूँ। मुझे नगमा पसंद है और उसी से शादी करूँगा। राजन चाय पीते हुए बेबाकी से कह गया। राजन, ऐसे रिश्ते तय नहीं होते। जानती हूँ तू बड़ा हो गया है और इतना बड़ा कि तुझे अपनी मम्मा के हाँ ना की ज़रूरत ही नहीं। मम्मा, आप बात को गलत ले जा रही हो। नहीं राजन, मेरी पूरी बात सुन। तुझे तो मैं पहले ही जानती थी कि तू मनमोजी है, कुछ भी करेगा। तेरी ज़िंदगी के सारे फैसले तूने ही तो लिए। तुझे मैं आर्मी में भेजना चाहती थी, पर तू विक्रम के साथ पुलिस लाइन में गया। तुम दोनों को आखिर हो क्या गया है? अपने अंदर पनपी किसी के लिए सिंपत्ति को प्यार का नाम दे बैठे हो दोनों भाई। मम्मा प्लीज़ ये मत कहिए। मुझे नगमा पहले दिन से ही पसंद थी। कब कहाँ कैसे मिलते उनसे को हम बोल कोठे पर मिलते थे। अब देख ले, तुझे कहने में ही दिक्कत हो रही है राजन। मैं ये नहीं कह रही कि तुम दोनों का प्यार झूठा है, बिल्कुल नहीं। जज्बात एहसास सच्चे होते हैं, पर वक्त गलत है बेटा। हम हिंदू हैं और वो अलग धर्म की बेटा। तेरा फ्यूचर क्या है बता ज़रा। उन्होंने अलग दुनिया देखी है, हमने अलग।
लोग और समाज ऐसे रिश्ते नहीं अपना पाते। तुझे पता है मेरी गोद में ही था तू जब तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। फौजी थे वो, फर्ज उनके खून में था। वो अपने बाद तुझे काबिल देखना चाहते थे। बस मैंने भी उनके जाने के बाद कोई कसर नहीं छोड़ी तुझे कुछ बनाने में। लोग अकेली औरत देखकर जीने ही नहीं देते थे। कैसी नज़रों से देखते हैं, कैसे सवाल उठाते हैं, मुझसे बेहतर कौन जानेगा। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर तो विक्रम भी आ गया हमारी ज़िंदगी में। मेरे प्यार और फ़र्ज़ के बढ़ने का भी वक्त आ गया था। बेटा, दुनिया इतनी आसान नहीं जितने सरल नज़रिए से तुम नए बच्चे देखते हो। ज़िंदगी के तजुर्बे जानने के लिए माँ बाप की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। देख बेटा, नगमा में कोई कमी नहीं, बच्चा, पर वो शादीशुदा भी तो है। फिर दूसरी बात, हमारा समाज दूसरे मजहब की शादी को मंजूरी दे देगा क्या? बता। और पल्लवी वो कोठे पर काम करने वाली है, इसीलिए। राजन बोला, नहीं राजन, मुझे पता है एक लड़की के लिए ये सब कितना मुश्किल होता है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो कैसी ज़िंदगी जीकर आई होंगी। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था। मुझे बस अपने बच्चों की फ़िक्र है। और मैं वैसे पेरेंट्स में से नहीं जो अपने बच्चों को सपोर्ट ना करे, प्रेशराइज करे। पर बेटा, हम भी तो समाज में रहते हैं, तो थोड़ा तो वैसे चलना होगा ना। क्योंकि मेरे दोनों बच्चों ने बहुत कुछ देखा है, खासकर मेरे विक्रम ने। बस यही चाहती हूँ कि अब आगे कुछ गलत ना हो। वो कहते कहते इमोशनल हो गई। कुछ नहीं होगा मम्मा, ना मेरे साथ ना भाई के साथ। एवरीथिंग विल बी फाइन। राजन इतना कहकर उनके गले लग गया। तभी विक्रम उठकर आ चुका था। लो, माँ बेटे का भरत मिलाप हो ही गया, पर मेरे बगैर ही। विक्रम बेटा, ये क्या हुआ? मौसी उसकी चोट देखकर बोली। अरे वो तो उसके कुछ कहने के पहले ही पल्लवी आ चुकी थी। ये हमारी वजह से हुआ है, हो सके तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। क्या मतलब? मौसी ने पूछा। मतलब कुछ नहीं, जो आपके साथ गलत करते हैं माफ़ी उन्हें मांगनी चाहिए आपसे। विक्रम ने मौसी को रात वाली बात बता दी तो उनका मन और ज़्यादा घबराने लगा। विक्रम एक पुलिस वाला है, फिर भी एक लड़की के आसपास रहने से वो कमज़ोर कैसे पड़ गया? पल्लवी उसकी कमज़ोरी है? नहीं, फिर तो इन दोनों का कोई मेल ही नहीं। हम सफ़र ऐसा हो जो उसकी हिम्मत बने, तब तो बात बने। कमज़ोरी तो कोई भी बन सकता है। मौसी सोच में पड़ गई थी। मौसी माँ, ज़्यादा मत सोचिए। अच्छा चलिए, जल्दी से नाश्ता लगा दीजिए, हमें मुंबई के लिए वापस निकलना भी तो है। कल तो छोटी जीत ही सेलिब्रेट हुई थी, अभी तो आगे का रास्ता बाकी है ना। विक्रम ने कहा। उसके जाने की बात सुनकर पल्लवी का दिल बैठ गया। वो बिना कुछ कहे ही चली गई। विक्रम को समझ आ गया था। वो भी फ्रेश होने का कहकर चला गया। पल्लवी उसके लिए चाय बना रही थी। राजन मौसी के साथ था और नगमा अपने कमरे में थी। मौका देखकर विक्रम पल्लवी के पास चला गया। वहां जाकर देखा तो उसे शरारत सूझी। वो उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। आप मेरे ख्यालों में इतनी खो गई हैं कि आपने चाय बना ली पर गैस ऑन ही नहीं किया। अचानक अपने कानों में विक्रम की आवाज़ सुनकर बिल्कुल ही सकपका गई। उसकी सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। विक्रम अब उसके सामने आकर खड़ा हो गया। बोलिए। वो जल्दी से जाने लगी तो उसने रोक लिया। दवा के रूप में वो मिले जो आपने कल रात को दिया तो विक्रम रघुवंशी किसी से भी पिटने को भी तैयार है। आवाज़ में शरारत थी। वो अपना निचला होंठ दांतों के नीचे दबाकर बड़ी अदा से मुस्कुरा रहा था। स्लेब से टिककर खड़ा वो अब भी पल्लवी को ही देख रहा था। उसका यह दिलकश अंदाज पल्लवी का दिल धड़का गया। पल्लवी की सांसें ही अटक गई। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि विक्रम को ये बात पता है। उसे तो कल लगा कि वो सो गया था, तभी तो वो गई थी उसके पास। पर अब जब उसने बेपरवाह होकर उस बात का जिक्र कर दिया तो उसकी आंखें भी उठ नहीं पा रही थी। शर्म के मारे बोझिल हो चुकी थी। उससे कुछ कहने को नहीं बन रहा था। फिर भी खुद को नॉर्मल दिखाने के लिए वो बोली। किस बारे में बात कर रहे हैं आप? यही तो उसने गलती कर दी। विक्रम अब अपने हाथ सीने पर बांधकर बोला। जी, मैं किसके बारे में ही बात कर रहा हूँ? वो एक लफ्ज़ पर कुछ ज़्यादा ही जोर लगाकर बोला। उसकी बातों से वो बेचैन हो गई। चेहरा सुर्ख हो गया। विक्रम पुलिस वाला था, उससे सवालों में जीत पाना मुमकिन नहीं था। वो बस इतना कहकर भाग गई। हमें इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती, विक्रम पीछे से कहता ही रह गया। आपकी भाषा में जो आप समझे वही। फिर बालों में उंगलियां फिराकर मुस्कुराने लगा। वो किचन से जाने लगा कि कुछ सोचकर रुक गया और कप में चाय छान ली, जो अब तक बनी ही नहीं थी। पर आज उसे वो चाय किसी खास चाय से भी ज़्यादा स्वाद लगी थी, क्योंकि वो पल्लवी ने उसे ख्यालों में रखते हुए जो बनाई थी। उन दोनों को आज वापस लौटना था। बहुत से काम अब भी बाकी थे। विक्रम और पल्लवी का इश्क जहाँ परवान चढ़ने लगा था, वहीं नगमा की फिक्र बढ़ने लगी थी। क्योंकि बीती रात को राजन ने भी उससे उसके सवाल का जवाब मांगा था। वो चाहकर भी उसको हाँ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसने राजन और उसकी मम्मा की बातें सुन ली थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वे खुश नहीं होंगी अगर नगमा उनके घर की बहू बनेगी।
जाहिर सी बात है, भावनात्मक होना एक तरफ है, पर सामाजिक तौर पर देखा जाए तो इन रिश्तों को ना तो कभी मंजूरी मिलती है और ना ही मंजिल, भले ही लड़का कितना ही अच्छा हो। पर आसपास के लोग हर दिन हर पल ये बता ही देंगे कि एक कोटे वाली लड़कियां किसी घर की इज्जत नहीं बन सकती। बात बहुत कड़वी ज़रूर है, मगर यही सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता। पल्लवी भले ही भावनाओं में बह रही थी और विक्रम के साथ ज़िंदगी बिताने के ख्वाब बुन रही थी, मगर ये इस जन्म में कभी मुमकिन नहीं हो सकता था। नगमा ने पल्लवी से बात करने की कोशिश भी की, पर फिर सोचा विक्रम राजन के यहाँ से जाने के बाद पूरी बात समझा देगी, और उसे यकीन भी था कि वह समझेगी। वे दोनों चले गए। विक्रम का दिल मान ही नहीं रहा था पल्लवी को हर बार अकेला छोड़ने को। उसका बस चलता तो वो उसे अपने साथ रख लेता, पर अपनी सीमाओं को लांघ कर वो कुछ नहीं करना चाहता था। वो जा ही रहा था कि पल्लवी उसे देखती रही। वो हर बार उसे दरवाजे तक छोड़ने ज़रूर आती थी। विक्रम रुका, अपना ख्याल रखिएगा, विक्रम ने मुड़ते हुए कहा। पल्लवी भी यही कह रही थी। फिर बोझिल कदमों से वो चला गया, क्योंकि अब पीछे मुड़कर खुद को कमज़ोर करने का वक्त नहीं था। वे सुबह सुबह निकल गए और सीधे ड्यूटी पर पहुंच गए। वहाँ एएसपी सर भी मौजूद थे। विक्रम को उन्हें देखकर उस दिन मधु की कही बात याद आ गई। आई होप विक्रम तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। उसने बात ही बदल दी और देह व्यापार वाले केस के बारे में कहने लग गया। इन्वेस्टिगेशन के लिए ताई अबरार और रघुनाथ को बैठा रखा था। विक्रम ने सर को भी सब बताया था। सर, मिशन सक्सेसफुल, मुंबई का सबसे बड़ा देह व्यापार पकड़ा जा चुका है। उन्होंने बयान भी दे दिया है। अब बस इनकी मुख्य कड़ी मिलने की देर है, जल्दी उन तक भी पहुंच जाएंगे। विक्रम पूरे जोश के साथ बोला। जाने क्यों, पर यह सब सुनकर सर को कुछ अच्छा नहीं लगा, बल्कि उनकी शक्ल पर चिंता की लकीरें उभर आई और माथे पर पसीने की बूंदें छलक गई। वो कहने को तो कुछ और ही आए थे, पर फिर अचानक विक्रम को शाबाशी देकर बिना मुजरिम को देखे ही चले गए। राजन को ये सब अटपटा लगा, पर वो उसे नज़रअंदाज कर कमल के साथ काम पर लग गया। तरुण काफ़ी छुट्टियों के बाद आज लौट आया था और उसके बाद में मधु भी आ गई थी। वो सीधे विक्रम के केबिन में चली गई और उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ कर लिया। विक्रम इस सब के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, तो वो मधु के साथ लड़खड़ा गया। मधु टेबल पर थी और विक्रम उस पर हल्का सा झुका हुआ था। उसी मौके पर किसी ने खिड़की के बाहर से उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें ले ली। विक्रम झटके से उठा और मधु को खुद से दूर कर दिया। मधु, वो जोर से चिल्लाया, तुम्हारी बदतमीजियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आई कांट टॉलरेट देम, गेट आउट नाउ। वो उसे धकेल कर बोला। क्यों, अब तुम्हें किसी और की नज़दीकियां भाने लगी हैं क्या? वो वापस आती हुई बोली। विक्रम उसकी बकवास बातों पर उससे बहस नहीं करना चाहता था, तो वह चुपचाप खड़ा था। तुम्हें समझ नहीं आता कितना प्यार करती हूँ तुमसे, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। डैड ने भी कहा था ना उस दिन, पर तुम तो ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे मैं हूँ ही नहीं। मेरा प्यार दिखता नहीं तुम्हें? वो उसका कॉलर पकड़कर आंखों में आंसू भरकर बोली। प्यार नहीं, पागलपन है ये, और तुम सबसे बड़ी पागल हो। समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने अपना कलर छुड़ाकर उसे दूर झटक कर कहा। मधु को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, तो वो अपना आपा खो बैठी और विक्रम से कोई भी उल जलूल सवाल करने लगी। फिर किसमें इंटरेस्ट है? 1 सेकेंड, मुझे तो तुम्हारे मर्द होने पर ही शक है। जब देखो राजन, कमल और तरुण के साथ ही चिपके रहते हो। कैसे दूर भागते हो लड़कियों के नाम से भी। यहाँ पुलिस स्टेशन में मैं हूँ और भी ना जाने कितनी ही लड़कियाँ हैं, पर तुम तो किसी को घास नहीं डालते। क्या चक्कर? उसकी बात पूरी होने के पहले ही विक्रम ने उसे करारा थप्पड़ मार दिया और उसकी बाह पकड़कर बोला। पहले तो तुम और तुम्हारी बेहूदी हरकतों पर घिनी आती थी, पर आज तो तुमने ऐसी बात कहकर यह भी साबित कर दिया कि कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। एक लड़की होकर ऐसी सोच, शर्म नहीं आती? छी। असल मर्द होने के लिए अगर किसी लड़की को छेड़ना या फ्लर्ट करना होता है तो ठीक है, नहीं हूं मैं। अब खुश निकलो यहाँ से अभी। झूठ, बिल्कुल झूठ। फिर वो लड़की कौन थी जो उस रात यहाँ आई थी पुलिस स्टेशन? ये सब पता चल गया है। विक्रम पल्लवी के जिक्र भर से ही सख्ते में आ गया था। वो हरगिज नहीं चाहता था कि किसी को भी पल्लवी का पता चले। वो ना चाहकर भी खामोश रहा, पर मधु उससे सब उगलवाने ही आई थी। बोलो, उस कोठेवाली के साथ क्या रिश्ता है तुम्हारा? विक्रम को अब बेशुमार गुस्सा आया। वो जोर से बोला। शट अप, माइंड योर लैंग्वेज मिस मधु राठौर, वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप एक लड़की हैं। रही बात उनकी, तो आई लव हर, और कुछ सुनना है? अब दफा हो जाओ यहाँ से। वो तेज आवाज में गरजा। मधु के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि विक्रम उसे नापसंद कर ऐसी लड़की को पसंद करेगा। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो दंदनाती हुई बाहर निकली और किसी को फ़ोन मिलाकर मिलने को आने के लिए कह दिया। दूसरी तरफ पल्लवी ना चाहकर भी विक्रम के प्यार में पड़ चुकी थी। वो जानती थी उसका उसके साथ कोई कल नहीं, पर दिल को कौन समझाए।
वह तो उसी के लिए धड़कना जानता था, उसी की यादों में तड़पना चाहता था। विक्रम के दूर जाते ही उसकी कमी महसूस होने लगी थी। उसका शरारती अंदाज उसे उसकी तरफ खींचने लगा था। एक अनजानी सी डोर में बंधने लगी थी वो। उसके साथ विक्रम के कमरे में जाकर उसकी नामौजूदगी में भी मौजूदगी महसूस करने लगती। उसके कपड़ों को छूकर उसकी खुशबू महसूस करती, उसकी तस्वीर देखकर उससे वो बातें करती जो उसके सामने नहीं कर पाती थी। उसने इस बार तय कर लिया था कि विक्रम को अपना हाल दिल बता ही देगी। अब उससे दूरियां गवारा नहीं थी। नगमा ने उसे ये सब कहते सुन लिया था। उसने बिना देरी किए दरवाज़ा बंद किया और अंदर आ गई। पल्लवी बिल्कुल ही शर्मा गई। उसने सोचा नगमा को क्या कहेगी। अभी हम पल्लवी, हमें यहाँ से जाना होगा, इस घर से, इस शहर से, इन लोगों से बहुत दूर। वो पल्लवी का सामान जमाते हुए बोली, ये आप क्या कह रही हैं? उसे सुनकर धक्का सा लगा। क्यों दिल लगा बैठी तू विक्रम से, या उससे दूर नहीं जाना चाहती? वो बेबाकी से पूछ बैठी। आपा, वो अचानक इस सवाल पर बेयकीनी से उसे देखती रह गई। तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। ये जो बदले जज्बात है ना, उन पर काबू पा ले। शादी, पति, बच्चे, घर, ये सब हम लोगों के नसीब में नहीं होता। हमें भले ही उस गंदगी से आज़ाद कर दिया गया, पर हमारी ज़िंदगी की काली रातें किसी और के नए सवेरे में आकर उन पर अपना काला साया डालें, ये सही है क्या? आप ये क्या कह रही हैं? आप भी तो। हाँ, हो गई मुझे भी राजन से मोहब्बत, उसके भोलेपन से, आल्हड़पन से, उसकी मासूमियत से। पर इन सब का फ़ायदा कैसे उठा लूँ? ये मैं कह रही हूँ, फिर भी कितनी तीखी बातें हैं। फिर बाहर के लोग कहेंगे तो सुन पाएगी? राजन की मम्मी की बातें सुनी मैंने। वो औरत होने के नाते हमारे साथ खड़ी है, पर जब माँ के किरदार में आएंगी तो तू ही बता, वो ऐसी लड़कियों को अपने घर की बहू बनाएंगी जिनका अतीत इतना दागदार है। बच्चा विक्रम और राजन बिल्कुल पागदार शख्सियत हैं। ऐसे बंदे खुदा हर किसी के हिस्से में नहीं लिखते। वे हमारी किस्मत नहीं है पल्लवी। हम उनकी ज़िंदगी में शामिल हो भी गए तो बदनामी के सिवा उन्हें कुछ दे नहीं पाएंगे। हमारा जाना ही उनका बेहतर आने वाला कल होगा। अगर आज ठहर गए तो हमारा अतीत उन्हें एक काली ज़िंदगी के सिवा कुछ नहीं देगा। नगमा एक सांस में ही सब कह गई। पल्लवी तो पत्थर हो चुकी थी। उसे तो ये सोचकर ही रूह छोड़कर जा चुकी थी कि उसे विक्रम को छोड़ना होगा। नहीं, जिस्म से रूह अलग होती है कभी। हाँ, करनी पड़ेगी, नहीं तो उसका आने वाला कल ऐसा होगा कि वो सोच भी नहीं सकती। उसकी नौकरी, उसकी ज़िंदगी, वो खुद बदनामी में जिएंगे। लोग कहेंगे कि एक वेश्या के साथ घर बसाए बैठा है। नहीं, सोचकर ही पल्लवी की आंखें बरस पड़ी थी। आखिर वो क्यों दो पल की खुशी भी नहीं जी पाती? क्यों उसकी ज़िंदगी पर ये दाग लगाए? क्यों खुशियाँ उसके चौखट पर आकर दस्तक देकर यूं ही चली जाती हैं? इससे अच्छा था जब तक कोई उसकी ज़िंदगी में आया ही नहीं था, तब तक उसका इन सब से कोई वास्ता ही नहीं था। पर एक बार विक्रम को देखे तो दिल गर्व से भर जाता है और कहता है कि अगर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ हो तो वह उसके साथ होगा, हर हाल, हर हालात में। पर यह तो उसकी अच्छाइयों का नाजायज़ फ़ायदा उठाना होगा। हे भगवान, अब हम क्या करें? वो सिर पकड़कर बैठ गई। नगमा उसे संभालना चाहती थी, पर वो अभी अकेले ही रहना चाहती थी। उसने उसे बाहर जाने को कह दिया और खुद कमरे में बंद हो गई। अपने आने वाले कल के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। वो तो विक्रम के प्यार के रास्ते में उसके नक्श कदम पर चल पड़ी थी और चलते चलते इतनी दूर निकल पड़ी थी जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं था। खुशियों में दिनों के बीतने का पता ही नहीं चलता, तो गम में वक्त निकाले नहीं निकलता। यही हो रहा था इन दिनों। विक्रम के आने से हर दिन ही जश्न सा लगता। उसके दूर जाते ही वो गमगीन माहौल उसे काटने को दौड़ता। पहले पहल तो विक्रम यूं ही चला आता, पर अब उसके आने की संभावना भी नहीं थी। वहाँ काम बहुत बढ़ गया था। पल्लवी उससे फ़ोन पर बात भी नहीं करती थी। एक दिल तो विक्रम के लिए तड़पता, पर दिमाग नगमा की बातों पर गौर करने के लिए कहता। उन्हें विक्रम के घर रुके 1 महीना होने को था, पर किसी के दिन इतना रुकना भी अच्छा नहीं लगता। मौसी कहती कुछ नहीं, पर नगमा समझ गई थी कि अब यहाँ से जाने की तैयारियां कर ही लेनी बेहतर है। बात यह नहीं थी कि उसका दिल नहीं धड़कता था राजन के लिए। बिल्कुल तड़पती थी वो, क्योंकि उससे वो प्यार मिला था जो अबरार उसका शोहर होकर भी नहीं दे पाया था। पर अब सख्त होकर कदम उठाने का वक्त आ गया था। इधर विक्रम की मेहनत रंग लाई थी। इरिगेशन से जिस्म फरोशी के धंधे के नए गिरोह का खुलासा हो चुका था। सविता ताई की जुड़वा बहन बबीता ताई ही इस धंधे की मुख्य कड़ी थी, जो हूबहू उनके जैसी दिखती थी। तभी तो उनके हिस्से का काम कभी वो करती और किसी को शक ही नहीं होता। उसी ने ये सारा काम शुरू किया और आगे बढ़ाया था। उन्हें पता था यहाँ एक ही जगह पर दोनों का रहना सही नहीं था, तो उन्होंने सविता ताई को यहाँ होटल की आड़ में कोटा चलाने को कहा और खुद तस्करी करने लगी। वही लड़कियों को खरीद कर उनके पास भेजती थी। अब बड़ी मशक्क़त और कड़ी मेहनत के बाद
वो भी पुलिस की हिरासत में आ चुकी थी। ताई के द्वारा ही उन तक पहुंचने का रास्ता मिला था। अबरार ने ही आखिर हार कर उनके रहने का अड्डा बताया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बुराई की उम्र ज़्यादा नहीं होती। किसी न किसी दिन सच सामने आना ही था। उनकी भलाई इसी में थी कि वह खुद ही सच उगल दें, नहीं तो मारपीट में ही उसकी जान चली जाएगी। इतना खौफ हो गया था उनमें विक्रम का। अब बबीता ताई से पूछताछ बाकी थी। कोटे की सारी लड़कियों के बयान दर्ज हो चुके थे। जूही, रानी, शीला, मुन्नी, चमेली, सभी ने यहाँ तक पहुँचने की अपनी अपनी कहानी बता दी थी, जिसे सुनकर हर कोई भावुक जरूर हुआ था। उन लड़कियों की अब तक की जिंदगियां आसान नहीं थी, खासकर उनमें शामिल छोटी बच्चियों की। उन्हें अनीता और भारती ने संभालते हुए उनसे बयान लिखवाए थे। हर किसी के दर्द की कहानी आंसुओं की साय से लिखकर तड़प के पूर्ण विराम पर ही आकर रुकी थी। अब नगमा और पल्लवी के बयान भी बाकी थे, क्योंकि ताई ने सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं के जरिए कमाया था। विक्रम को अब जल्द से जल्द उन दोनों को भी पुलिस स्टेशन लाकर औपचारिक तौर पर बयान करवाने थे। पास ही में तरुण खड़ा था। उसने भी सारी बातें सुनी थी और किसी को फ़ोन मिलाकर वह वहाँ से चला गया। जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था, पर वो अब चुप बैठने वालों में से नहीं था। अगले दिन काल्या की गैंग की भी कोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी। उनके अब तक के सारे गलत कामों में उन्हें दोषी पाकर उन पर अलग अलग धाराएं लगाई गई थी और सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया। उन्होंने ड्रग, शराब, गांजा जैसी चीज़ों की गैर कानूनी तरह से धंधा किया और उन पर चोरी के भी इल्ज़ाम लगाए गए थे। पहले आरोपी कालू को लड़कियों की तस्करी और उन्हें खरीदने बेचने से लेकर उनके साथ बलात्कार करने के जुर्म की अलग अलग धाराएं लगाई गई। उसके साथ ही उसे रघुनाथ के साथ मिलकर पल्लवी को अगवा कर खरीदने और उससे ज्यादती करने की कोशिश के लिए भी सजा सुनाई गई। रघुनाथ पर भी यही धाराएं लगाई गई। दूसरे आरोपी लीलन को शराब अवैध के धंधे के लिए और तीसरे आरोपी यादव को अब तक की गई तमाम चोरियों में दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। फिर विक्रम ने उनके केस में नया मोड़ देते हुए बयान दे दिया कि उन्होंने माधुरी का रेप किया था और फिर ये फरार हो गए। केस पुराना ज़रूर था, पर एक एसीपी की हैसियत से उसकी सारी बातें सुनी गई। केस रीओपन हुआ और उसके अब तक के इकट्ठी किए गए सबूत भी मद्देनज़र रखे गए। उनमें भी वो दोषी पाए गए थे। उन पर बलात्कार का केस भी अलग से दर्ज हुआ और अलग से सजा का प्रावधान रखा गया। आज विक्रम के दिल को सुकून मिला था। आखिर आज उसकी बहन को इंसाफ जो मिला था, वह तो अदालत में ही भावुक हो गया। वहीं तीनों मुजरिमों को हैरत थी कि आखिर ये है कौन और उस रेप केस को अब कैसे उजागर कर रहा है। उन्हें ले जाते वक्त कालिया ने उससे पूछा भी था। तब विक्रम ने उसे तमाचा मारकर बताया, बहन थी वो मेरी, माधुरी रघुवंशी, जिसे तुम लोगों ने कुत्ते की तरह मेरी आंखों के सामने नोच डाला था। शर्म नहीं आती किसी औरत की इज्जत पर हाथ डालते हुए? कलेजा नहीं घबराता कि कल तो तुम लोगों की बहनों के साथ ऐसा हुआ, तब क्या होगा? डर नहीं लगता इतना घटिया काम करने को सोचकर भी? और तो और उसे अंजाम भी दे चले। जिस हैवानियत को पूरा करने के बाद खुद को मर्द समझते हो, असल में नामर्द हो तुम और वो सब लोग जो एक औरत की रजामंदी के बगैर उनके साथ ऐसे घटिया काम करते हैं। अरे मर्द बनना ही है तो पहले औरत की इज्जत करना सीखो, फिर वो खुद तुम्हें नायाब मर्द होने का दर्जा देगी। विक्रम अपना आपा खो बैठा था। उसे उन तीनों दरिंदों को याद करते ही उस दिन की दरिंदगी भी याद आ गई, जब माधुरी उसके सामने उस हालत में थी कि कोई भी भाई उसे वैसे देख पाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ऐसे में वो बेबसी, लाचारी क्या होती है, वो विक्रम को भीतर तक महसूस हुई थी और खुद को हर रोज़ हर घड़ी धिक्कारता था। वो उस दिन से एक अलग ही विक्रम बन गया था, जो बेहद भावुक और कमज़ोर हो गया था। और हो भी क्यों ना, अपनी बहन को अपनी बेबसी की वजह से जो खोया था, उसके लिए कुछ न परखवाने का गिल्ट उसे जीने नहीं देता था। वो इसके दर टूट चुका था कि अपने काम और फ़र्ज़ को भी सही से नहीं कर पाता था। लोग उसे कमज़ोर समझने लगे थे। आज उसके गुनाहगारों को सज़ा मिली है तो विक्रम को यूं लगा जैसे माधुरी उसे देख रही है और मुस्कुराते हुए उसे शुक्रिया कह रही है। साथ ही उसकी माँ भी उस पर गर्व महसूस कर रही है। विक्रम सही मायने में आज गम से मुक्त हुआ था। माधुरी को बचाना पाने के गम से, एक भाई के फ़र्ज़ को निभाने में नाकाम रहने के दर्द से, अपनी बहन की दर्दनाक मौत के कर्ज से उसने अपना फ़र्ज़ पूरा किया था। वो आंसू पहुँचता हुआ बाहर निकल आया और आकर चश्मा चढ़ा लिया और कैप पहन ली। उसने दूसरों के सामने खुद को कमज़ोर दिखाना छोड़ दिया था। उसे अपना दुख कम करने और अपने आंसू रोकने के लिए एक ही कंधे की ज़रूरत थी और वो थी पल्लवी। उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, सब कुछ ही खो दिया था। अब जब ज़िंदगी जीने की वजह मिली है तो वह उसे दूर नहीं जाने दे सकता, बल्कि अपने इश्क का इजहार कर उसे और करीब कर लेना चाहता था। वो सीधा पल्लवी से मिलने के लिए मौसी के घर के लिए रवाना हो गया। पल्लवी अपने दिल को समझा चुकी थी। फिर दिल भी तो बच्चों की तरह ही होता है, जितनी जल्दी खफा होता है उतनी जल्दी मान भी जाता है।
वो अब अपना सामान जमा रही थी। जब किसी की भलाई की खातिर किसी से दूर जाना पड़ता है तो यह फैसला दिल खुशी खुशी लेता है। उस शख्स को अपने जहन में याद करते हुए पल्लवी भी विक्रम को ही याद कर रही थी। एक लड़की सबको भूल सकती है, मगर उसे कैसे भूल जाए जिस शख्स ने उसे इतनी इज्जत दी हो। फिर पल्लवी उस माहौल से थी जहाँ पर इज्जत नाम का शब्द किसी ने सुना ही नहीं था। विक्रम उसकी ज़िंदगी में आया तब उसे समझ आया कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए बेमतलब की परवाह करना भी जानता है। इज्जत तो उसी से मिली थी जिस्म के खुले धंधे होने वाले माहौल में। एक विक्रम ही तो था जिसने पल्लवी को दुपट्टा तोहफे में दिया था। भले ही वो कितना ही कामकाजी था, पर वक्त जैसा कीमती तोहफा भी वही लाया था। फिक्र और परवाह की सौगात भी तो उसी ने दी थी। उसकी बेरंग जिंदगी में रंग उसी ने तो भरे थे। और तो और उसकी अब तक की जिंदगी के तमाम दुख भरे पलों को सुनहरे पलों में विक्रम ने ही तब्दील किया था। पल्लवी पलट कर पहुंच गई उन दिनों में जब उसकी सूनी बेजार पड़ी जिंदगी में इश्क ने दस्तक दी थी। वो भले ही लाख दिल के दरवाजे बंद करके बैठी रही, पर विक्रम उसके मन के झरोकों से दबे पांव अंदर चला आया था। आते ही उसे अपना हमदर्द मान लिया था। पल्लवी अपनी ही सोच में गुम थी, तभी किसी की आवाज़ से उसका ध्यान भंग हुआ। ग्रेट, अच्छी गलतफहमी पाल रखी है तुमने पल्लवी। पीछे तालियों की आवाज़ सुनकर पल्लवी मुड़ी तो सामने एक लड़की खड़ी थी। ये मधु थी। उसने जब पल्लवी को देखा तब पल के झपकाना भूल गई। वाकई वो कभी उसकी बराबरी कर ही नहीं सकती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने वाला नज़र हटाना ही भूल जाए। गोरा चांद सा चमकदार चेहरा, झील सी गहरी आंखें, गुलाब की पंखड़ियों से सुर्ख होंठ, खुले कमर तक लहराते काले बाल। साधारण सलवार कमीज में भी वो गजब ढा रही थी। पर फिर जब याद आया कि विक्रम इसी की वजह से उसे भाव नहीं देता तो वो गुस्से से भर गई। आप कौन? और यहाँ पल्लवी किसी अनजान को देखकर डर गई थी। मैं मधु राठौड़, विक्रम की फियांसे। ओप्स, तुम्हें इंग्लिश थोड़ी ही आती होगी। लेट मी एक्सप्लेन, हमारी सगाई होने वाली है। मधु साफ झूठ कह गई। इतना सुनकर पल्लवी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सगाई? हाँ, तुम्हें नहीं पता, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, पुलिस स्टेशन में एक साथ ही काम करते हैं। पल्लवी को अब याद आया एक रोज़ विक्रम की शर्ट पर मिला वो लिपस्टिक का निशान। मतलब ये वही थी, पर उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया था। क्या हुआ, ट्रस्ट नहीं मेरी बात पर? 1 सेकेंड कहकर उसने मोबाइल निकाला और पल्लवी के सामने कर दिया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई और सामने जो दिख रहा था उस पर यकीन करने से मना कर रही थी। एक तस्वीर में विक्रम मधु पर बेहद झुका हुआ था, दूसरी में उसने विक्रम को कॉलर पकड़कर अपने करीब कर रखा था। ये वही तस्वीरें थी जो पुलिस स्टेशन में किसी ने जानबूझकर ली थी। ये देखकर उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी थी। मधु हंसकर बोली, बस यही तो आदत है तुम जैसी लड़कियों की। और तुम हो कौन? विक्रम के घर में कैसे रह रही हो? वो लाए थे हमें यहाँ, पल्लवी सहमी सी आवाज़ में बोली। ओह माय गॉड, उसकी अच्छाई तुम्हें भी ले डूबी। अरे ऐसा ही है मेरा विक्रम, किसी भी राह चलते की मदद कर देता है, पर तुम जैसी बेवकूफ़ लड़कियाँ उसे अपने जाल में फंसा लेती हैं। वो उसकी बाँह पकड़कर बोली, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने आवाज़ बुलंद करते हुए कहा। ओह शट अप, जस्ट शट अप, यू चीप बार डांसर्स। कोठे पे काम करने वाली लड़की हो और कहती हो कुछ नहीं किया, तुम्हारा तो काम ही बिस्तर। उसके कहने के पहले ही पल्लवी का हाथ उठ गया। वो चिल्लाई, आप होती कौन है हमें सही गलत बताने वाली? कोई हक नहीं आपको हमारे खिलाफ कुछ भी कहने का। यू बिच। मधु ने उसका हाथ मरोड़ दिया। विक्रम को मुझसे छीनने की कोशिश भी मत करना, मेरा है वो, सिर्फ मेरा। फिर वो उसे आईने के सामने खड़ा करती हुई बोली, लुक एट यू, देखो खुद को, औकात क्या है तुम्हारी? एक धंधे वाली लड़की। और विक्रम को देखो, एक पुलिस वाला, और वो भी विक्रम रघुवंशी। कहाँ महल है तुम दोनों का? अगर वो तुम्हारे हुस्न के जादू में पड़ भी गया ना तो ये समाज वाले ना यूं यूं सामने छुटकियां बजाकर बोली, सारा नशा उतार देंगे उसका। मेरे तो ये समझ नहीं आता कि तुम लोग ये सपने में भी कैसे सोच लेती हो कि विक्रम रघुवंशी जैसा बंदा तुम्हारी किस्मत में हो सकता है। इश्क करना ही था तो पहले अपनी औकात तो देख लेती। तुम्हारे साथ उसका कोई कल नहीं है, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ मेरे लिए बना है और मैं उसके लिए। इसलिए पहली और आखिरी वार्निंग देकर जा रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके रवाना हो जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट डेट, टू बी कंटिन्यूड।